अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली जो है ट्रेडिंग का कोर्स आपके लिए लेके आ गया हूँ। ये ट्रेडिंग का कोर्स वैसा ट्रेडिंग का कोर्स नहीं है जिसमें आपको जो है ये बात बता दी और बेसिक बेसिक सिखाने के बाद खत्म। ये मेन चीजों का कोर्स है जिन पे ट्रेडिंग वर्क करती है, जो एक्चुअली जैसे स्कूल में आपको कुछ पढ़ाया जाता है और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हैं तो वो चीजें वहां पे जो है आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। ऐसा नहीं होने वाला। जो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं ट्रेडिंग में, लेटेस्ट कोर्स है और उसी के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। तकरीबन इसके 9-10 लेक्चर हैं और आपको कंप्लीट ट्रेडिंग की समझ आ जाएगी। अगर कुछ बेसिक्स उसमें रह जाते हैं, जैसे कि क्रिप्टो की बेसिक्स, बिल्कुल जो बेसिक्स होती हैं, क्वाइन के नाम ही जिसको नहीं आते कि क्रिप्टो मार्केट में कौन कौन से क्वाइन है, लार्ज कैप्स कौन से हैं और किस तरह बाइनांस पे ट्रेड करनी है, उन चीजों का अगर आप कहेंगे तो इस कोर्स के कमेंट सेक्शन में आप कह दें, हम उस पे भी जो है अलग से बेसिक का कोर्स ले आएंगे। लेकिन ये जो कोर्स है ये ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट होगा और इसको देखने के बाद आप अपनी अच्छी ट्रेड्स ले सकेंगे। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो इसके बाद जो है मैं नहीं समझता कि आप जो है कुछ कमा ना सकें। तो होपफुली आपके लिए ये कोर्स बेस्ट रहे। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको जो है एक दिन में एक लेक्चर समझ आ रहा है उसको एक दिन में एक देखें, अगले दिन में दूसरा आ रहा है तो उसको देखें समझ, लेकिन समझ के देखना है उसको, साथ साथ प्रैक्टिकली एक लेक्चर को करना है, उसके बाद दूसरा देखना है। एक ही दिन में अगर पूरा कोर्स समझने लग जाएंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। उसको जो है एक चीज आपने देखनी है, उसको बाइनांस पे इंप्लीमेंट करना है, ट्रेडिंग व्यू पे देखना है, उसको समझना है, उसके बाद अगली चीज को जो है करना है। इसी तरह जो है आपको चाहे 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, एक हफ्ता लगता है, इस कोर्स को जो है पार्ट्स में आपने देखना है और अच्छे से समझना है और अपनी लाइफ को आगे आने वाली, मैं कहता हूं नस्लों को अगर आपने सुधारना है तो ये आप लाजमी पूरा कोर्स करके जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स की सबसे पहली क्लास है और मैं आप लोगों को बिल्कुल बिगनर लेवल से गाइड करूंगा कि बिगनर लेवल से जो चीज़ें हैं मैं आपको सारी वो सिखाऊंगा। ठीक हो गया। बिगनर लेवल पे जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से सिखाऊंगा, क्योंकि जो न्यू मेंबर्स हैं ना, बिल्कुल उनको ये भी नहीं पता होता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है और तरह के, तो मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल बिगनर लेवल से सिखाना शुरू करूँगा। सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अच्छा, सपोर्ट वो लेवल होता है जिस पे कीमत आती है और कीमत ऊपर चली जाती है। कीमत आई, सपोर्ट वाले लेवल को उसने टैप किया और ऊपर चली गई। सपोर्ट वो लेवल होता है जिससे कीमत ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जिससे कीमत गिरती है, जिस कीमत नीचे की तरफ आती है। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अभी यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रा करते हैं। ये हमें मिली है जी एक सपोर्ट, यहाँ से क्योंकि कीमत गई है ऊपर, ये हमारी एक हो गई सपोर्ट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये आपकी बन गई है सपोर्ट। मैंने अभी आपको सपोर्ट ड्रा की है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सपोर्ट कब कैसे है, कीमत ऊपर आई, यहाँ से पहले तो इसे रेजिस्टेंस मिली क्योंकि कीमत इससे नीचे गिर रही थी, ऊपर गई, इसने रेजिस्टेंस को, पहले ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये देखें, कीमत ऊपर आई, पहले रेजिस्टेंस को समझें, फिर रेजिस्टेंस से ही हम सपोर्ट को समझ लेते हैं। कीमत ऊपर आ रही थी। ये जो लाइन है ना, इस लेवल से, ये लेवल बनता है जी 158.16 का। इस लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिली, कीमत इससे नीचे गिरी। ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस बनी है, ये रेजिस्टेंस है, अभी तक ये रेजिस्टेंस है। फिर कीमत यहाँ से नीचे गिरी, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई नीचे। यहाँ पे दोबारा जब इसने यहाँ पे टैप किया ना, ये देखें, अभी भी इसको हल्की फुल्की रेजिस्टेंस मिल रही है। ये देखें, इसको रेजिस्टेंस मिली है। यहाँ पे इसने कुछ 6 कैंडल में जाके इसे ब्रेक किया। ये देखें, ये कैंडल नीचे आ गई, ये कैंडल नीचे आ गई और ये कैंडल दोबारा नीचे आ गई। यहाँ से ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने इसको ऊपर ब्रेक किया, ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया। ब्रेक जब इसने किया, ये देखें, कैंडल जब क्लोज हो जाए, ये कैंडल क्लोजिंग जब होती है ना, तब एक वो सपोर्ट बनती है, तब वो रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बनती है। ऊपर गई कैंडल ने क्लोज किया, ऊपर गई, नीचे रीटेस्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रीटेस्ट भी बता देता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस थी ना, ये रेजिस्टेंस लेवल था,
यहाँ से प्राइस गिरी गिरी गिरी, यहाँ से जब ऊपर गई ना, जब इसने इसको फ्लिप किया, जहाँ यानी जो रेजिस्टेंस वाला लेवल था ना, जब उससे प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई तब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, वो रेजिस्टेंस टूट गई, और वो रेजिस्टेंस है फिर वो सपोर्ट में तब्दील हो जाती है। जब एक सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, जब एक रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूटी है तो ये सपोर्ट बन गई है। अभी तक ये पक्की सपोर्ट बनी नहीं है। सपोर्ट तब बनती है जब रीटेस्ट हो जाए। रीटेस्ट का क्या मतलब है, यहाँ से प्राइस ने इसे ब्रेक किया है, अभी जब प्राइस ब्रेक करके इसे दोबारा वापस इसी लेवल पे आएगी ना, यहाँ पे दोबारा इसी लेवल पे आई और इस लेवल से बाउंस किया, दोबारा जब बाउंस करेगी ना तो वो मतलब होता है कि रीटेस्ट हो गया, कंफर्म हो गया। अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता ना, दोबारा कीमत इस लेवल से नीचे आ जाती तो वो यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक ना होती, वो यानी प्राइस भी वापस उसी लेवल से रेजिस्ट होकर वापस नीचे आ गई है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई कीमत, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे आके रीटेस्ट हुआ। जब रीटेस्ट हुआ तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक होके कंफर्म सपोर्ट बन गई है। ठीक हो गया, यहाँ से फिर कीमत ऊपर गई, दोबारा नीचे आके इसने दोबारा रीटेस्ट किया, दोबारा कंफर्म रीटेस्ट किया। जब दोबारा रीटेस्ट हुआ तो कीमत देखें कहाँ तक चली गई, ये देखें वहाँ से बाउंस करती करती कहाँ तक आ गई। ये होती है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो बेसिक मतलब है ना। हम ये कभी भी नहीं आपने करना कि पूरी अपने ट्रेडिंग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जज करना है, नहीं, ये बहुत बेसिक लेवल की है, बहुत बेसिक लेवल है ये। ठीक हो गया, और मुझे भी यहाँ पे एक और भी सपोर्ट नज़र आ रही है, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये लेवल, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले ये रेजिस्टेंस था, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना। रेजिस्टेंस कैसे था, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ये देखें ये कैंडल यहाँ से इसी लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। ठीक है, कीमत नीचे आई, दोबारा कीमत ऊपर गई, दोबारा नीचे आई। जब दोबारा ऊपर गई, ये देखें, ये पहले रेजिस्टेंस हल्की सी छोटी सी माइनर सी रेजिस्टेंस थी, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं थी। प्राइस ब्रेक करके ऊपर गई, दोबारा जब नीचे आई रीटेस्ट हुआ। ये देखें यहाँ पे अब तक रीटेस्ट ही हो रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, इसको बार बार ये देखें, आपको कैंडल से पता चल रहा है कि इससे बाइंग प्रेशर मिल रहा है। ये विक्स लगी हुई है, जो विक्स लगी हुई है ना, बाइंग प्रेशर मिला, ये ऊपर गई कीमत। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी लेकिन बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर इसे फ्लिप हुई, रीटेस्ट हुआ और ऊपर, फिर ये दोबारा नीचे आई, यहीं इसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया। ये देखें यहाँ पे सपोर्ट मिला, ऊपर दोबारा नीचे आई, इस लेवल से इसे छोटा सा सपोर्ट मिला। ये देखें छोटा सा सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, लेकिन इसको वॉल्यूम प्रॉपर नहीं मिला तो ये दोबारा नीचे आ गई। अब ये दोबारा रेजिस्टेंस बन गई है, देखें। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें, जब ये दोबारा रेजिस्टेंस बनी ना, अब प्राइस दोबारा आई यहाँ पे, ऐसे हल्का सा पुल बैक यहाँ पे भी मिला है, इस रेजिस्टेंस से हल्का सा पुल बैक मिला है, लेकिन प्राइस ने दोबारा इसको ब्रेक किया और सपोर्ट बनाया और ऊपर चली गई। ठीक हो गया, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल है। जिस लेवल से प्राइस ऊपर जाती है वो होती है सपोर्ट, जिस लेवल से प्राइस नीचे आती है वो होती है रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फिर और भी चीज़ें समझेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे कोर्स की सेकंड क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं 3 किस्म के, एक होता है बुलिश स्ट्रक्चर, एक होता है बेरिश स्ट्रक्चर और एक होता है साइडवेज स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर्स, बुलिश स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें मार्केट हायर हाई फॉर्म करके जा रही होती है। अब हायर हाई क्या होता है, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ये मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रही है, ये है बुलिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट अब हायर हाई क्या होते हैं, ये जो है ना, ये है मार्केट का हायर हाई। मार्केट एक लेवल से बुलिश हुई, पर जाती गई, एक लेवल से उसने थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली, वो उसका बन गया हायर हाई। जब उस लेवल से नीचे आएगी ना, नीचे आई हाफ, मतलब इसको हम लेते हैं हाफ रिट्रेसमेंट, मार्केट हल्की नीचे आई और ये यहाँ से जो दोबारा जहाँ से बाउंस हुई ना, उसको हम कहते हैं हायर लो, हायर हाई और हायर लो। जो बुलिश मार्केट होती है ना, उसमें हायर हाई और हायर लो लगते हैं। यानी मार्केट एक लेवल से बाउंस होना शुरू हुई,
एक लेवल पे जाके रुकी, वहाँ से हल्का सा उसने पुल बैक दिया, हल्की सी रिट्रेसमेंट करी, और जहाँ पे आके वो रुकी ना, जहाँ पे आके रिट्रेसमेंट उसकी रुकी और दोबारा मार्केट अगले उस पे अगले हाई पे चली गई। तो वो एक तो वो बुलिश स्ट्रक्चर की निशानी होती है कि मार्केट बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। और दूसरा हायर लो बना, हायर लो से पता चलता है कि मार्केट हायर हाई, और हायर लो से पता चलता है कि मार्केट बुलिश है। मार्केट ऊपर गई, एक लेवल पे गई, वहाँ से नीचे आई, ये हायर हाई है, ये इसका हायर लो है। दोबारा ऊपर गई, दोबारा इसने हायर हाई बनाया, दोबारा हायर लो बनाया, ये इसका हायर लो है। दोबारा ऊपर गई, ये लेवल है उसका हायर हाई है, और जहाँ पे दोबारा वहाँ से ऊपर से नीचे आई, ये लेवल है उसका हायर लो। ठीक हो गया। ये तो होता है इसका बुलिश स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें एक और भी बात है, मार्केट ऐसे मूव कर रही है ना, बुलिश स्ट्रक्चर कब तक वैलिड रहता है? देखो, मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, ये यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, फिर हल्की नीचे रिट्रेसमेंट ली, हायर लो बनाया। जब यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस करेगी ना, तो जो इसका प्रीवियस हाई है, ये जो इसने हायर हाई बनाया था, मार्केट अगर इसके ऊपर चली गई ना, यानी इसको ब्रेक किया, ये जो प्रीवियस हाई था, जो हायर हाई था, इसको ब्रेक किया और ऊपर चली गई, तब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में होती है, तब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में होती है। अगर यहाँ से मतलब यहीं से मार्केट अगर यहीं पे आती, यहाँ से इसने पुल बैक के लिए हायर लो बनाया, ऊपर गई और यहीं से दोबारा आ जाती, तो फिर ये फेल हो जाता, जो बुलिश स्ट्रक्चर है ना वो फेल हो जाता। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, जब इस हाई को ब्रेक किया ना, तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है। मार्केट अभी यहाँ से दोबारा ऊपर गई, दोबारा इसने रिट्रेस्ट किया, ये अब इसका न्यू हायर हाई बन गया। मार्केट इस हायर हाई को जब ब्रेक किया ना, तो तब वो न्यू हायर हाई की तरफ गई, और अभी तक वो मतलब कि अभी तक बुलिश जो स्ट्रक्चर है ना वो वैलिड है। जब इस तरह प्राइस मूव करेगी तो बुलिश स्ट्रक्चर अभी तक वैलिड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, बेरिश स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, हल्का पुल बैक, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर हल्का पुल बैक, फिर हल्का नीचे, फिर नीचे, फिर हल्का पुल बैक, फिर नीचे। अच्छा, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है ना, फिर वो लोअर लो बना रही होती है, लोअर लो और लोअर हाई बना रही होती है। एक लोअर लो और लोअर हाई। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, एक लेवल पे आके रुकी, ये अब इसका है हाई लोअर लो। ठीक हो गया। ये लोअर लो है, और ये जहाँ से ये रुकी, फिर हल्की इसने रिलीफ दी, हल्का पुल बैक दिया, ये है इसका लोअर हाई। ठीक है, ये लेवल इसका लोअर हाई है। फिर लोअर हाई से दोबारा नीचे ये गिरना शुरू हुई, फिर ये इस लेवल पे आई, फिर इसने यहाँ पे ये लोअर लो बनाया, फिर ये दोबारा ऊपर गई, लोअर हाई। ठीक हो गया। और लोअर हाई से दोबारा नीचे आई, फिर इसने नया लोअर लो बनाया, ये इसने दोबारा नया लोअर लो बनाया, फिर इसने ये हल्की पुल बैक दिया, फिर लोअर हाई बनाया। अच्छा, अब इसमें भी वही सेम सिनेरियो है जो वो उसमें था, बुलिश स्ट्रक्चर में था, कि अगर मार्केट यहाँ पे आई, ये इसने पुल बैक दिया, तो ये लोअर लो इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से अगर ये लोअर लो ब्रेक ना करता, यहाँ पे नीचे आई, ये अगर ये लोअर लो ब्रेक ना हुआ, तो एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट यहाँ पे आई, इसने ये जो इसका लोअर हाई था इसे भी ब्रेक किया, और यहाँ से लोअर लो से सपोर्ट ली, लोअर हाई को ब्रेक किया, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अभी यहाँ से बेरिश स्ट्रक्चर था, ये बेरिश स्ट्रक्चर था, मार्केट ने इधर से सपोर्ट ली, इसको जब इधर से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया ना, ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ठीक है, इसको ऊपर ब्रेक कर दिया, तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जो बेरिश स्ट्रक्चर था ना वो बुलिश स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको समझते हैं, ये इधर ये अभी एक बना हुआ है, अभी यहाँ तक ये बेरिश स्ट्रक्चर था, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। शुरू में बेरिश स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा, एरो हमारा ये रहा, ये देखो, ये एक हाई है, यहाँ से मार्केट बेरिश होना शुरू हुई,
यहाँ से ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, ठीक है। अभी यहाँ से पता चल गया कि ये इसका लोअर लो लगा है। जो ये हाई था ना, इस प्रीवियस हाई से ये वाला जो लो है ना, ये नीचे है, ठीक है। ये इसने लो लगाया, फिर मार्केट ये वाला जो लो था ना, ये वाला लो, इसको ब्रेक किया इसने, ये वाला लो, ये वाला, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे दोबारा नीचे आ गई। इससे हमें पता चल गया कि मार्केट बेरिश चली गई है। इसने अपना पुराना लो ब्रेक कर दिया, अपने बेरिश स्ट्रक्चर में आ गई है। फिर इसने हल्का रिलीफ दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने हायर लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बना के फिर ये दोबारा लोअर लो के लिए गई, ठीक हो गया। अभी लोअर लो के लिए गई और लोअर लो बना के फिर लोअर हाई इसने बनाया। अब यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हुआ? लोअर हाई इसने बनाया, लोअर हाई बना के जब ये दोबारा नीचे लोअर लो बनाने जा रही थी तो लोअर लो इसने नहीं बनाया। ये देखो, ये वाला जो लो होता है ना, लो जब तक ब्रेक नहीं होता फिर लोअर लो, मतलब वो लोअर लो नहीं लगता। मार्केट यहाँ पे आई, ये देखो, हाई लो, हाई लो, प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, यानी मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में चली गई है। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ने नया लो लगाया, मार्केट हल्की ऊपर गई, फिर इसने नया लो लगाया, फिर हल्की ऊपर गई। अब यहाँ से इसने लो नहीं लगाया, जो ये लेवल था ना, ये लेवल जो इसका लोअर हाई था, ये लेवल, ये वाला, मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ये यहाँ पे इसको ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जो इसका था ना बेरिश स्ट्रक्चर था वो फेड अवे हो गया, जो इसके बेरिश स्ट्रक्चर वो फेड अवे हो गया और मार्केट अब बेरिश स्ट्रक्चर में अभी तक सिर्फ गई है। अभी कंफर्मेशन तब होगी जब यहाँ पे इसको रीटेस्ट भी हो जाएगा ना, तो हमें और कंफर्मेशन हो जाएगी। हम जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो लगाया, स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। यहाँ पे उसूलन तो इसको लोअर लो लगाना चाहिए था, लेकिन इसने लोअर लो नहीं लगाया और यहीं से यहाँ ये नीचे लोअर लो लगाने आ रही थी, यहीं से इसे पुल बैक मिला और ये ऊपर चली गई। इसको इसने ब्रेक किया, जो इसका प्रीवियस लोअर हाई था ना, प्रीवियस इसने लोअर हाई को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चली गई। यानी इसने जो अपना बेरिश स्ट्रक्चर था वो इसने ख़त्म किया, बेरिश स्ट्रक्चर को इसने तोड़ा और ऊपर की तरफ निकल गई। यानी अभी इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक हो गया। अभी देखते हैं एक बुलिश से, अभी हमने बेरिश से बुलिश देखा, अभी हम बुलिश से बेरिश अगर कोई यहाँ पे मिल गया तो ये देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई हुई है और बेरिश, यहाँ पे भी बेरिश है। ये एक है हल्का सा वैसे एग्जांपल के लिए, फिर आप बाकी देख लेना चार्ट्स में। ये देखो, मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, लोअर लो हाई, फिर इसने एक लो लगाया। उसूलन इसे ऊपर की तरफ लगाना चाहिए था, नया हाई बनाने के लिए, बुलिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए इसे ऊपर लगाना चाहिए था, हाई लगाना चाहिए था ना, हायर हाई लगाना चाहिए था। लेकिन इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ये देखो, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे, ये देखो, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बन ही रहा है। यहाँ पे और कोई प्रॉपर नहीं बन रहा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता। ये देखें, यहाँ पे हमें एक मिला है, ये देखें यहाँ पे ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। बुलिश स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? मार्केट यहाँ से पंप हुई, ये इसने लगाया हायर हाई लगाने के बाद इसने लगाया हायर लो, ठीक हो गया। हायर लो लगाने के बाद, चले हम छोटे छोटे गेन लेते हैं, हायर हाई, ये इसको प्रीवियस, लेकिन ये प्रॉपर बनता नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये इसने लगाया हायर लो, फिर इसने लगाया हायर हाई, फिर इसने लगाया हायर लो, हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा इसका। अब उसूलन तो इसको ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका प्रीवियस लो था ना, ये यहाँ पे ये इसका प्रीवियस लो ब्रेक हुआ,
ये इधर से, ये इसका लो था ना, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था उसूलन तो, लेकिन ये लो ब्रेक हुआ। ये देखो, ये यहाँ से, ये यहाँ से ये ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई दोबारा, इसको रीटेस्ट किया, जो मैंने रीटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया था, रीटेस्ट किया नीचे, यहाँ पे जो बुलिश स्ट्रक्चर था ना वो बेरिश में शिफ्ट हुआ। ये एग्जांपल है उसकी बेरिश स्ट्रक्चर की जो बुलिश में होता है। अच्छा, अब यहीं पे हमें साइडवेज का भी एक मिल गया छोटा सा, मैं आपको साइडवेज का भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये अब एक हल्की सी ना साइडवेज सी मूवमेंट है, या इसको हम ये ऐसे कर लेते हैं, हल्की हल्की सी साइडवेज है। मार्केट इस इधर आई, रेजिस्टेंस ली इसने नीचे, एक ही पॉइंट से सपोर्ट लेती है, एक ही पॉइंट से रेजिस्टेंस लेती है, ये होती है साइडवेज। मार्केट ऊपर गई, पॉइंट से रेजिस्टेंस ली, नीचे एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस ली, नीचे आई। ये बॉस में अभी तक ये होती है मतलब कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं, या साइडवेज स्ट्रक्चर ये होता है, ये वो है। अब इसका ये होता है कि अब मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट कर जाए ना, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाए, ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए ना, तो हम ब्रेकआउट की एंट्री लेते हैं। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर हम ब्रेक डाउन की एंट्री लेते हैं। सिंपल, इसका वो नहीं होता कि ये ऊपर की तरफ, इसका वो कंफर्म नहीं होता कि ऊपर की तरफ ही जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। जिस तरफ ये, या ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर जाए तो फिर हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर हम ब्रेक डाउन पे एंट्री लेते हैं। ठीक हो गया, ये थे अभी तक के मार्केट स्ट्रक्चर्स। बाकी अगर आपको फिर कुछ समझ ना आया तो फिर वो पूछ लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज कोर्स की तीसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। वैसे मैं ट्रेंड लाइंस पे इतना रिलाई करता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोर्स है तो इसमें मैं सब कुछ ही बताऊँगा। अच्छा, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ट्रेंड लाइंस एक तो मतलब हम ट्रेंड को समझने के लिए भी हम ट्रेंड लाइंस लगाते हैं, और अक्सर जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करती हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये टूल है, ये आपने इधर से देखना है। अच्छा, ट्रेंड लाइन हम लगाते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही हैं, लेकिन ये थोड़ी मतलब डिफरेंट होती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली सेम मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं, लेकिन ये स्ट्रेट में नहीं होती। अच्छा, हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं? ट्रेंड लाइन हम कुछ इस तरह लगाते हैं। ये देख, ये आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने 2-3 दफ़ा पंप भी लिया है। ये होता है ट्रेंड लाइन जो होती है ना, वो एक ट्रेंड का ऐसे होता है कि वो एक ऐसा लेवल होता है, ट्रेंड लाइन का लेवल, जिस पे आके मार्केट अगर बुलिश है ना, बुलिश है तो उस पे आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, उस पे आएगी तो वहाँ से वो बाउंस करेगी। जब बाउंस करेगी तो वो तब वो बुलिश स्ट्रक्चर में ही रहेगी। अगर वो ब्रेक कर जाए, फिर वो ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक होती है ना, फिर वो बुलिश से बेरिश में भी कभी कभी मार्केट आ जाती है। ठीक हो गया, ट्रेंड लाइन ऐसे भी वर्क करती है। अच्छा, अभी ये एक ट्रेंड लाइन है बुलिश स्ट्रक्चर की। हमने बुलिश स्ट्रक्चर में एक ट्रेंड लाइन लगाई है, एक लो लगा, ठीक है। मार्केट आ रही थी जैसे भी पीछे से साइडवेज चलती चलती आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, और मार्केट जैसे ही ब्रेक हुई तो यहाँ पे इसने एक लो लगाया। लो के बाद ये अभी ऊपर गई ना, ऊपर गई, फिर इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन सी बनी, जिसमें मार्केट ने एक दफ़ा ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर जब मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आई तो इसने दोबारा सपोर्ट ली, फिर हल्की ऊपर गई, फिर दोबारा इसने सपोर्ट ली और अपनी जो बुलिश कंटिन्यूएशन थी उसकी तरफ गई। ठीक हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन भी ये एक होती है। और उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड लाइन होती है, समझ लें बुलिश ट्रेंड लाइन ही। अच्छा, अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड लाइन ऐसे के मतलब उस पर आती है, प्राइस ट्रेंड लाइन पे टच करती है, या कभी कभी हल्की नीचे भी आ जाती है लिक्विडिटी स्वीप के लिए, और फिर उससे ऊपर बाउंस कर जाती है, वो बुलिश ट्रेंड लाइन होती है। अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव करने लग जाती है, वो बुलिश होगी। अच्छा, अब ये बेरिश ट्रेंड लाइन, ये हमने एक लगाई बेरिश ट्रेंड लाइन। मार्केट हमने हल्का टॉप लगाया,
मार्केट वहाँ से नीचे गिरी, हल्की ऊपर गई, ट्रेंड लाइन से उसने दोबारा रेजिस्टेंस ली, दोबारा नीचे आई, दोबारा ट्रेंड लाइन से उसने रेजिस्टेंस ली। जैसे वो मैं कह रहा था ना अभी पीछे, जब जैसे मैंने कहा है कि हल्की ऊपर भी चली जाती है, उसका इशू नहीं है। मार्केट ये देखें हल्की ऊपर गई लेकिन दोबारा नीचे आ गई। अब जब एक ट्रेंड लाइन के बाद की भी ऊपर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हो तो हम मतलब वो ब्रेकआउट की तरफ जाता है। अगर बिरिश ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो वो ब्रेकआउट होता है और मार्केट अपना वहाँ से भी हल्का मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाती है। और अगर एक बुलिश ट्रेंड लाइन है और बुलिश ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए फिर मार्केट मतलब बेरिश साइड पे चली जाती है। और अगर जो बेरिश ट्रेंड लाइन है उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड में चली जाती है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी एक बेरिश ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, दोबारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे आके इसने हल्की रेजिस्टेंस ली लेकिन इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। और यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये जब ये ब्रेक हुआ तो ऐसे बनी, यहाँ से मार्केट दोबारा आई और ये सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ निकल गई। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइंस का, इन पे ज़्यादा रिलाई रहना नहीं चाहिए। बस इन मतलब ये काम करती हैं ट्रेंड में तो ये स्पेसिफाई कर देती हैं, लेकिन मैं इन पे ज़्यादा रिलाई नहीं रहता। जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। अच्छा, सप्लाई जहाँ से एक मार्केट की एक इम्पल्सिव मूव आती है ना, जहाँ से मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेना स्टार्ट करती है ना, वो होती है उसकी डिमांड जोन। जब वो इम्पल्सिव मूव आगे कंटिन्यू होती जाती है ना तो वो जहाँ से उसने मूव लिया होता है वो बन जाता है उसका डिमांड जोन। और जहाँ तक वो इम्पल्सिव मूव लेता है ना, जहाँ तक मार्केट ऊपर गई है वो उसकी बन जाती है सप्लाई जोन। ठीक है, जहाँ तक ऊपर मार्केट गई है वो बन जाती है उसका सप्लाई जोन। और जहाँ से उसने लिया होता है ना इम्पल्सिव मूव, वो उसकी बन जाती है डिमांड जोन। जब वो कंटिन्यूशन होती है ना फिर आगे ट्रेंड की, तो वो उसकी। अच्छा, अब यहाँ पे हम सप्लाई एंड डिमांड ड्रा कैसे करते हैं? सप्लाई हम वहाँ पे ड्रा करते हैं जहाँ पे मार्केट ने अपना इम्पल्सिव मूव एंड किया होता है, यानी जहाँ पे एक अगर पंप उसने लिया है ना, जहाँ तक उसने पंप लिया है वहाँ पे हम सप्लाई ड्रा करते हैं। और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये एक मार्केट गई ऊपर की तरफ, ये एक इम्पल्सिव मूव सा बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आई, ठीक हो गया। यहाँ तक मार्केट आई, जो जिस कैंडल से यानी बेरिश स्टार्ट हुई होती है ना, जो कैंडल मतलब जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो रही होती है ना, उस कैंडल से पिछली कैंडल को हम लेते हैं एज अ सप्लाई। ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पे ये अब यहाँ से ये बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये इस कैंडल से, ये जो कैंडल है इससे मार्केट नीचे आ रही है तो हम इससे जो पिछली कैंडल है ना उसको लेंगे, उसको पूरा ऐसे पूरा। ठीक है, हम इसको पूरा ऐसे कवर करेंगे जो इससे पिछली कैंडल है और उसको ऐसे आगे बढ़ा के ले आएंगे। ये हमारी बन गई सप्लाई। ठीक है, ये अभी हमने लगाई है सप्लाई। कैसे हमने लगाई है दोबारा समझें। मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेके आ रही थी और एक पॉइंट पे मार्केट ने स्टॉप लिया और मार्केट गिरी। ठीक है, मार्केट गिरने की तरफ आई। अब हमने यहाँ पे सप्लाई फाइंड करनी है। हमने सप्लाई कैसे फाइंड करनी है कि मार्केट का जिस कैंडल से मार्केट का बेरिश फेज स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ से मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट हुई है, उस कैंडल से पिछली कैंडल, जो उस कैंडल से पिछली कैंडल थी ना, ये अब रेड कैंडल है ना, तो इससे पिछली जो ये ग्रीन कैंडल है ना, हमने इसको पूरी जो कैंडल है ना उसको ये रेक्टेंगल के अंदर किया, रेक्टेंगल इसके ऊपर ड्रा किया और हमने इसको एक्सटेंड किया। जब ये मार्केट नीचे की तरफ आई ना, तो हम सप्लाई से हम यूजुअली शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं। ठीक है, तो सप्लाई हमने ड्रॉ की, मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर हमने वेट किया कि इसको सप्लाई को दोबारा हिट करे। मार्केट ने जैसे ये देखें कितनी खूबसूरती से इसको रिस्पेक्ट मिली हुई है। मार्केट ने सप्लाई को हिट किया और मार्केट और फर्दर डाउनवर्ड साइड पे आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे हिट किया और नीचे, ये होती है सप्लाई।
अब अगर हम ये यहीं पे एक वो भी बन रही है, डिमांड जोन भी बन रहा है। डिमांड जोन अब कैसे लगाते हैं, मार्केट जहाँ से पंप करना शुरू करती है ना, जो इसकी पंपिंग वाली कैंडल होती है, अब यहाँ से ये ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ से मार्केट पंप करना शुरू हुई है, तो उससे पिछली कैंडल, ठीक है, जैसे हमने सप्लाई ड्रा की थी वैसे ही हम डिमांड भी ड्रा करते हैं। यहाँ से अब मार्केट पंप शुरू हुई, तो यहाँ पे हमने ये सप्लाई ड्रा की, ये ठीक है, हमने सप्लाई ड्रा की उससे पिछली कैंडल और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये कैंडल हमने सप्लाई कह रहा हूँ डिमांड ड्रा की और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हमने वेट किया कि मार्केट जब दोबारा इस लेवल पे आएगी तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई दोबारा, यहाँ से इसको हल्का ब्रेक किया, यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की और दोबारा ऊपर चली गई। ये हो गई हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन भी अभी आपको समझ आ गई, डिमांड जोन भी क्या होता है, जहाँ जहाँ से मार्केट पंप करना शुरू हुई होती है ना, उससे पिछली कैंडल हम डिमांड जोन ड्रा करते हैं, और ऊपर जहाँ तक मार्केट गई होती है, जहाँ से फिर मार्केट रिवर्सल लेती है, उससे पिछली कैंडल पे हम सप्लाई जोन ड्रा करते हैं। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़ होती है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ होती है, फेयर वैल्यू गैप ये है कि मार्केट एक इम्पल्सिव मूव ले रही है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। यहाँ पे अब ये देखें, जैसे यहाँ पे इसने मार्केट ने इम्पल्सिव मूव लिया हुआ है, ठीक है, इम्पल्सिव मूव लिया हुआ है। जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, उसको हम ऐसे देखते हैं कि जहाँ से मार्केट ने बिल्कुल इम्पल्सिव मूव लिया हुआ हो और 3 कैंडल, जहाँ पे हमें, अगर हम बुलिश में देख रहे हैं ना तो हम बुलिश 3 कैंडल्स देखेंगे, जैसे ये 3 कैंडल्स है, 1 कैंडल 2 और 3 कैंडल, ठीक हो गया। अब 3 कैंडल में हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे कि कहाँ होता है। 3 कैंडल में फेयर वैल्यू गैप कैसे देखते हैं, पहली कैंडल की ऊपर वाली विक, पहली कैंडल है ना, ये पहली कैंडल है, इसका टॉप जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से हम ड्रा करते हैं, और जो थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल की ये नीचे बॉडी, ये नीचे वाली विक, बॉडी नहीं विक, ठीक है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। कैसे हमने ड्रा किया, 3 इम्पल्सिव मूव, उस इम्पल्सिव मूव के अंदर 3 कैंडल्स, एक जैसी, जैसे अब यहाँ पे एक जैसी ग्रीन कैंडल्स हैं 3, उन 3 कैंडल्स के अंदर हमने फेयर वैल्यू गैप देखना है भाई कितना आ रहा है। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये देखें, ये पहली कैंडल का टॉप, पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का बॉटम विक, ठीक हो गया। अब इसके जो बीच वाली चीज़ है ना, यहाँ ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। फेयर वैल्यू गैप से भी यही होता है कि फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट आती है, हिट करती है, तो वहाँ से भी चांस यही होते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे ये दोबारा फेयर वैल्यू गैप वाले पॉइंट पे आई और ऊपर चली गई दोबारा। ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एक होता है FIB रिट्रेसमेंट टूल, ये क्या चीज़ होती है। इसके नाम से हमें ज़ाहिर हो जाता है कि रिट्रेसमेंट मतलब ये वो लेवल निकाल के देता है कि मार्केट एक अगर बुलिश ट्रेंड में है ना तो किस लेवल तक रिट्रेस कर सकती है, ये हमें वो लेवल एक गेस करके देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये हम लगाते कैसे हैं, ये यहाँ पे आए, ये FIB रिट्रेसमेंट टूल, Alt F भी दबाएंगे तब भी ये आ जाएगा। हम ये लगाते ऐसे कि अगर हम बुलिश मार्केट में लेवल्स चेक करना चाह रहे हैं ना कि किस लेवल तक रिट्रेसमेंट आ सकती है, किस लेवल तक रिट्रेस कर सकता है कॉइन, तो बुलिश में हम जो रिसेंट उसका लो होता है ना, ये देखें अभी यहाँ पे रिसेंट, जो बिल्कुल रिसेंट लो है ना, वो ये बनता है जहाँ से मार्केट पंप करती है, ये भी बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, लेकिन जो मार्केट ने प्रॉपर पंप किया वो यहाँ से की है, ठीक है। जहाँ से मार्केट पंप करती है ना, हम वहाँ से इसको लगाते हैं, और जहाँ तक पंप इसने किया होता है हम वहाँ तक इसको लेके जाते हैं, ठीक हो गया। हम वहाँ तक इसको ऊपर तक वहाँ तक लगाते हैं,
जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके लेवल होते हैं ना, वो इसका होता है एक 0.3 वाला लेवल, जिससे पंप आने के चांस होते हैं। एक होता है 0.3 वाला लेवल, लेकिन ये उस तरह इतना मतलब होता स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। होता भी बेशक स्ट्रॉन्ग लेवल है। जहाँ पे ये देखें, जैसे मार्केट यहाँ पे आई, लेकिन इसको हल्का ब्रेक भी किया हुआ, फिर ऊपर गई बेशक, लेकिन जो इसकी जो हम देखते हैं ना, वो होती है गोल्डन पॉकेट। गोल्डन पॉकेट होती है 0.5 से लेके 0.6 तक। ठीक है, ये जो इसकी रेशो होती है ना, ये होती है इसकी गोल्डन पॉकेट वाली। ठीक हो गया। अभी हम इसको हम मार्क करेंगे ऐसे रेक्टेंगल से। ये 0.5 वाला हमने मार्क किया, 0.5 से लेके हम इसको ले आए 0.6 तक नीचे। ये हमारी आ गई गोल्डन पॉकेट। ये 0.5 से 0.6 तक हमारी आ गई गोल्डन पॉकेट। फिर हम इसको बेशक रिमूव कर दें, हमें हमारी गोल्डन पॉकेट मिल गई है। ठीक है, अभी इसका गोल्डन पॉकेट जो होती है ना, वो एक ट्रेंड में इस तरह है कि वो एक मैग्नेट की तरह होती है। मैग्नेट, अगर बुलिश ट्रेंड है तब भी वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, बेरिश ट्रेंड है तब भी वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, और प्राइस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब प्राइस उसको रीटेस्ट करने एक ना एक दफ़ा ज़रूर जाएगी। इसलिए जो हम मेजर बाइंग करते हैं ना, वो हम गोल्डन पॉकेट से ही करते हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। देखो, मार्केट यहाँ से पंप की, हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी गोल्डन रेशो निकाली। मार्केट अपने जब गोल्डन रेशो वाले लेवल पे आई ना, ये देखो ये गोल्डन रेशो वाला लेवल है, गोल्डन पॉकेट। हमने यहाँ से बिल फर्ज लॉन्ग ओपन कर दी। यहाँ से हमने लॉन्ग ओपन की, यहीं से मार्केट पंप कर गई ऊपर, फिर नीचे आई, पंप कर गई, लेकिन पंप करके दोबारा इसके नीचे आ गई, इसको ब्रेक कर दिया। अब इसकी एक सबसे प्यारी बात यह है कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर भी डंप कर जाती ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बिल पर ये जैसे यहाँ पे ब्रेक हुई हुई है, ये यहाँ पे तो रिकवर कर गई ना। यही इसकी सबसे प्यारी बात है कि ये यहाँ तक प्राइस आ ही जाती है। बिल पर हमने यहाँ से ट्रेड ओपन की, यहाँ पे हमने बुक नहीं की भाई, हम और ऊपर बुक करेंगे, और प्राइस यहाँ से डंप करके यहाँ से नीचे आ गए। ये देखो यहाँ से ये नीचे आ गए। अगर बिल पर ये प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाती और भी नीचे आती ना, बिल पर यहाँ तक भी आ जाती, तो एफआई ये जो गोल्डन पॉकेट है ना, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि मार्केट दोबारा यहाँ पे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, इसको रीटेस्ट करने जाएगी। जो यहाँ पे फंसे हुए लोग होंगे ना लॉन्ग के, वो यहाँ पे अपना एग्जिट ले लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको एग्जिट मिल जाएगा। इसकी सबसे प्यारी बात ये है कि लोगों को ये स्टक नहीं करता। ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट टूल है ना, ये स्टक नहीं करता। ये देखो यहाँ पे जैसे हुआ है, अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ली होती ना, और यहाँ पे से होल्ड किया हुआ होता ये भाई मैं और ऊपर सेल करूँगा, तो यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक कर गई, लेकिन दोबारा इनको यहीं पे एग्जिट मिल गया। अगर किसी ने एग्जिट लिया तो इसको एग्जिट मिल गया और प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा और समझाता हूँ कैसे। मार्केट यूँ मूव कर रही है ना, यूँ मूव कर रही है। हमने यहाँ कहीं पे लगाया अपना, ये हमारा बिल फर्ज हमारा गोल्डन पॉकेट बन रहा है। ठीक है, प्राइस मूव करते करते यहाँ पे आई, गोल्डन पॉकेट पे आई, हमने एक लॉन्ग ओपन किया, लेकिन यहीं से ये हमारी गोल्डन पॉकेट है, यहीं से प्राइस नीचे गिर गई। ये देखो यहाँ तक आ गई, बिल पर यहाँ तक आ गई प्राइस। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से और फर्दर ये ड्रॉप अगर कर भी गई ना हल्की फुल्की, तो यहाँ से हमारा जो लॉन्ग है ना, वो तो ओपन है हमारा बचा हुआ सा लॉस में, तो ये हमें बिल्कुल रिकवरी दे देगी। यहाँ तक प्राइस आ गई तो ये इसको रीटेस्ट करने, जो इसकी गोल्डन पॉकेट होगी ना, उसको रीटेस्ट करने लाजमी जाएगी। उसको रीटेस्ट किए बगैर ये नीचे नहीं आएगी। अगर इसने और फर्दर अगर इसने नीचे आना हुआ ना, यहाँ से इसने ब्रेक किया, अगर इसने फर्दर नीचे आना हुआ ना, फर्दर यहाँ से यूँ नीचे जाना हुआ, तो जब तक इसको गोल्डन पॉकेट को ये टेस्ट नहीं करेगी तब तक मार्केट और नीचे नहीं आएगी। जो यहाँ पे गोल्डन पॉकेट पे इसके स्टक हुए होंगे ना सेलर्स या जो बायर स्टक हुए होंगे, उनको ये पहले वो ब्रेक इवन पे क्लोज करेगी। जिसने क्लोज कर दिया उसने क्लोज कर दिया, और फिर वो मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे और कहीं पे एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये एक बन तो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक,
लेकिन ये यहाँ पे इसको हिट नहीं किया हुआ ना, ये प्रॉपर बनती नहीं है। अगर हम इसको पूरे स्ट्रक्चर में लें ना, यहाँ से, हाँ ठीक है पूरे स्ट्रक्चर में लेते हैं ना, यहाँ से हमने लगाई, जो पूरा लो है लो से लगाई और हाई तक हमने लगाई, ये इसका हाई बनता है। ये हमने एक लो उठाया, ये नहीं बांध रहा था वो थोड़ा सा हो गया, यहाँ से हाई लगाया हमने, लो लगाया, लो और हाई, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, ये देखो ये जो हमारा लेवल था 0.5 से 0.6 वाला, ठीक है 0.5 से 0.6 वाला लेवल, मार्केट इधर आई। मैं यहाँ पे ये अपनी गोल्डन पॉकेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से इसने बाउंस लिया, दोबारा ऊपर गई, यहाँ पे जिसने फिर सेल कर दिया लेकिन दोबारा यहाँ पे आई, दोबारा बाउंस लिया और इसको यहाँ देखो ये दोबारा ब्रेक किया वैसे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आई, इसने ब्रेक किया लेकिन उस तरह मतलब और नीचे नहीं गई, ये देखो यहीं पे इनको ऊपर की तरफ प्रॉफिट भी दे दिया, जिसने निकलना था वो निकल गया, प्रॉफिट भी दे दिया। ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है, ये किसी को स्टक नहीं करती। ये जो रिट्रेसमेंट टूल है ना, ये इस तरह हम इसको लगाते हैं और इस तरह जो इसका 0.5 से 0.6 वाला लेवल होता है वो इसकी गोल्डन पॉकेट होती है। 0.3 वाले लेवल भी अच्छा होता है, लेकिन 0.3 वाले लेवल पे ऐसे है कि 0.3 वाले लेवल पे अगर मार्केट आए तो बाय करके फ़ौरन सेल कर दें, क्योंकि वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग लेवल होता बहुत वो भी अच्छा लेवल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 0.5 टू 0.6 वो एज़ कम्पेयर इतना अच्छा लेवल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मैकडी भी हमने देख लिया, अब मैकडी के साथ हम देख लेते हैं वॉल्यूम को भी हम देख लेते हैं। अच्छा ये तीनों चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं, तो मैं इसलिए इनको साथ साथ ही लेके चल रहा हूँ। अच्छा अब वॉल्यूम का आपने इंडिकेटर खोला तो वॉल्यूम, ये आपको नीचे वॉल्यूम्स की कैंडल नज़र आ रही है, वॉल्यूम मतलब मार्केट में कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम और RSI की जो डाइवर्जेंस है ना, वो हमें तकरीबन, मैं अगर आपको बताऊं तो सेम ही लगती है। जो वॉल्यूम और RSI की जो डाइवर्जेंस है तीनों की, मतलब अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें ना तो तीनों की तकरीबन सेम ही है। अच्छा अब वॉल्यूम का क्या होता है कि बिल फर्ज मार्केट पंप कर रही है ऐसे, ठीक है मार्केट पंप कर रही है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम है ना, ये देखें वॉल्यूम के ऐसे ब्लॉक्स हैं ना, ये वॉल्यूम जो है ना ये इसका कम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये वाले जो नीचे ब्लॉक्स हैं मैं अभी ये बना रहा हूँ, मार्केट तो पंप कर रही है लेकिन जो इसका वॉल्यूम है ये ड्रॉप हो रहा है, वॉल्यूम तो मार्केट को मिल ही नहीं रहा, यानी मार्केट खोखली पंप कर रही है। मार्केट टेक्निकली पंप नहीं कर रही, मार्केट किसी फंडामेंटल फैक्टर की वजह से पंप कर रही है, क्योंकि इसको मार्केट तो चले पंप कर रही है लेकिन इसको वॉल्यूम तो मिल ही नहीं रहा, इसको बाइंग सेलिंग तो इसमें हो ही नहीं रही, तो ये पंप कर कैसे रही है? इसका हमें डायरेक्ट ये मतलब पता चलता है कि मार्केट खोखली पंप कर रही है, मार्केट में जान नहीं है। तो ऐसी जो मार्केट होती है ना, जो वॉल्यूम पे ना पंप कर रही हो, वो बहुत ख़तरनाक होती है। वो एक पॉइंट से एकदम, जब वो पंप तो ऐसे कर रही होती है लेकिन वो जब गिरती है ना तो वो बहुत बहुत एग्रेसिवली गिरती है, डायरेक्ट ऐसे आती है, फिर वो रिलीफ की तरफ जाती है, फिर ऐसे करके। लेकिन जब मेन बात यह है कि मार्केट खोखली पंप कर रही है, वॉल्यूम इसका ड्रॉप हो जा रहा है, वॉल्यूम इसका ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मार्केट तो अप जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से मार्केट गिरेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो था ही नहीं, इसको वॉल्यूम सपोर्ट थी ही नहीं। ये एक वॉल्यूम की भी एक प्रैक्टिकलिटी है कि मार्केट पंप कर रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, तब भी मार्केट डंप की तरफ आती है। वो हमें कैसे पता चलता है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे भी मिल गई। कैसे? ये देखें, मार्केट तो हल्की फुल्की पंप कर रही थी, इधर ये इतनी ख़ास एग्जांपल नहीं है, हाँ यहाँ पे मिल गई। ये देखें मार्केट तो यहाँ पे पंप कर रही थी, ये देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है ना, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं पंप कर रहा, वॉल्यूम तो ये देखें या तो नीचे आ रहा है या कांस्टेंट है, ये देखें या कांस्टेंट है या तो नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखें ना बीच में, ये कोई वॉल्यूम छोटा है और कोई ये रेड, ये हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम तो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम तो इसमें है ही नहीं। तो आगे जाके क्या हुआ, जब इसको इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं मिला तो ये देखें कैंडल, मार्केट नीचे आई ना, ये इतनी मेजर मूव नहीं थी, इसकी वजह से मार्केट उस तरह एग्रेसिवली गिरी नहीं।
ये इधर से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें मार्केट, तो ये देखें पंप हो रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आप यहाँ से इसका वॉल्यूम देखें, ठीक है, इधर से जहाँ से इसकी पंपिंग स्टार्ट हुई आप उधर से ही वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम तो इसका नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये खोखला मूव है, ये तो मूव कोई एग्जैक्ट है ही नहीं। यहाँ से इस लेवल से मैं आपको ये इस लेवल से मार्केट नीचे आने लगी ना, ये देखें आप इस लेवल से मार्केट नीचे आने लगी ना, तो आप इससे पहले का इसका वॉल्यूम देखें। मैं थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए। इधर से आप लोग देखें, इधर से, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन इसका वॉल्यूम तो नीचे आ रहा है, ये देखें वॉल्यूम तो नीचे है, ये कैंडल्स बार छोटी होती जा रही हैं। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट में ये खोखला पंप है, ये पंप अच्छा नहीं है। अगली बार फिर क्या हुआ, जब इसको अच्छा वॉल्यूम नहीं मिला तो वही बात हुई, मार्केट तो नीचे आ गई, ये मार्केट नीचे आ गई। ये अब इसकी एक प्रैक्टिकलिटी होती है, अब ये आपने दोनों साइड पे चेक करना है। दोनों साइड पे कैसे चेक करना है कि मार्केट अगर पंप हो रही है और उसको वॉल्यूम नहीं मिल रहा तो वो खोखला पंप होगा। अब इसको आपने, जैसे मैंने आपको अभी चेक दिखाया ना कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी लेकिन उसमें वॉल्यूम लो था, आपने ये अब चेक करना है। और आपने सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करना, आपने वो भी दूसरे भी देखने हैं, मैक डी भी देखना है। ये 3 इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आपने एक ट्रेड सेटअप बनाना है ना, ये 3 इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने चेक करना है कि जो RSI है वो क्या कह रहा है, RSI की वैल्यू स्ट्रेंथ कितनी है, कोई डाइवर्जेंस तो नहीं बन रही। फिर आपने मैक डी चेक करना है कि मैक डी क्या कह रहा है, फिर आपने वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। आपने फिर उसके बिहाफ पे आपने अपना कोई सेटअप बनाना है, ठीक हो गया। और बाकी अगर बिलफर्ज के 3 में से कोई 2 इंडिकेटर आपको ये साइन दे रहे हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो आप बेशक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और आपको अगर ये तीनों इंडिकेटर आपको अगर ये साइन दे रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर तो आप आराम सुकून से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके एक सेटअप ओपन करें लॉन्ग का, क्योंकि आपको मार्केट खुद बता रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या रिलीफ की तरफ जाना है, ठीक हो गया। ये इसकी प्रैक्टिकलिटी है जो आपने इन तीनों को अब साथ देखना है, सही हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टूल की बात करने लगे हैं, या इंडिकेटर आप कह लें, आज हम जिस इंडिकेटर की बात करने लगे हैं उसका नाम है RSI। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। और एक और हम इससे रिजल्ट ये निकालते हैं कि मार्केट या बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है या बिरिश डाइवर्जेंस बना रही है। वो क्या होती है वो भी आगे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये हमारा मेन चार्ट है और ये RSI का चार्ट है, ठीक हो गया। और ये RSI की वैल्यू है, ये जो 39.67 है, ये है RSI की वैल्यू। अब हम इसको देखते हुए रिजल्ट कैसे डिराइव करते हैं। RSI की वैल्यू जब 30 बिलो जाती है ना, जैसे अभी ये 39.69, जब ये वैल्यू 30 बिलो जाएगी ना, जब 30 के नीचे चली जाएगी RSI की वैल्यू, ये RSI का चार्ट है, ये वाली जो लाइन है, ये पर्पल सी जो लाइन है, ये जब 30 से बिलो चली जाएगी ना, तब हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट अब अपने ओवरसोल्ड एरिया में आ रही है, यानी उसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ से या रिवर्स कर सकती है या रिलीफ की तरफ जा सकती है, ठीक हो गया। और जब RSI की वैल्यू 70 से ऊपर जाती है, जैसे ये यहाँ पे गई हुई है, ये जैसे यहाँ पे एक सेकंड, जैसे यहाँ पे 70 से ऊपर गई हुई है ना, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू गई थी 71 पे और यहाँ पे इसकी गई थी 76 77 पे। जब RSI की वैल्यू 70 से ऊपर जाती है तो मार्केट अपने एक ओवरबॉट रीजन में चली जाती है, यानी कि उसमें सेलिंग बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मार्केट को या तो करेक्शन या तो पुल बैक की तरफ आना चाहिए, ये हमें गाइड करता है RSI। अच्छा, अब RSI ये तो हो गई सिंपल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। अब हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को आगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो उधर मैक डी के साथ और वॉल्यूम के साथ भी आप देखेंगे। सिर्फ RSI से अपने रिजल्ट ड्राइव नहीं करना, मैक डी भी एक होता है, एक वॉल्यूम इंडिकेटर भी होता है। अब
सिर्फ अभी तो इस लेक्चर में आप RSI पढ़ रहे हैं सिर्फ, आगे वॉल्यूम और मैकडी भी जब आप पढ़ेंगे तो आपने उनके साथ इसको RSI, मैकडी और वॉल्यूम इन तीनों के रिजल्ट ड्राइव करने हैं। इन दोनों में से अगर आपको कोई दो भी दे देना इंडिकेशन, बिल फर्स्ट RSI इंडिकेटर और मैकडी इंडिकेटर, ये दो इंडिकेटर आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है, और वॉल्यूम अगर आपको इंडिकेटर नहीं भी दे रहा तो आप ट्रेड में स्टेप इन कर जाते हैं। ठीक हो गया। आपने इस तरह इसको मैनेज करना है, वो जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी मैकडी और वॉल्यूम और क्या होता है। यहाँ पे हम सिर्फ RSI को समझ रहे हैं। अभी आपने सिंपल अभी ये समझ लिया कि RSI की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है। ठीक हो गया। अब एक चीज़ आती है RSI की बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस अब क्या चीज़ होती है और उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, बुलिश डाइवर्जेंस हम ऐसे फाइंड करते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, दो चार्ट शो हो रहे हैं ना, हमें दो चार्ट हमें शो हो रहे हैं। मार्केट अगर तो मार्केट हमें ऐसे साइंस दिखा रही है कि मार्केट जहाँ ऊपर रही है, मार्केट चलिए सबर मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जो मार्केट है ना वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। ये हो गई हमारी मार्केट, ठीक है, ये हमारी है मार्केट। और जो RSI है ना, RSI वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा, वो मार्केट के साथ नीचे नहीं आ रहा। जैसे कि अब RSI ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर। ये ऐसे RSI की जो वैल्यू है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, हालांकि मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन RSI की जो वैल्यू है वो नीचे नहीं आ रही। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। ये RSI ना बेसिकली हमें स्ट्रेंथ ही बताते हैं, इसका फुल नेम ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है अभी। इसको हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है और जो RSI है ना वो नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमें एक मिलती है बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि मार्केट को फिर ऊपर की तरफ लेके जाती है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे हुआ है हल्की सी इधर बुलिश डाइवर्जेंस है। वो कैसे, ये देखें, मार्केट ऊपर यहाँ से पंप होना शुरू हुई, ठीक है, ये इस लेवल से RSI भी ऊपर की तरफ गया, मूव करते करते मार्केट फिर यहाँ पे मतलब बहुत सेम से इधर ना सेम लेवल की, मतलब इसके सेम लेवल पे आ गई जहाँ से पंप होने लगी, जहाँ से पंप होना स्टार्ट हुई थी ना, दोबारा वहीं पे आ गई, तकरीबन दोबारा वहीं पे आ गई, लेकिन RSI वहाँ पे नहीं आए। ये देखें RSI स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये RSI दोबारा इधर नीचे नहीं आया, RSI में स्ट्रेंथ थी। RSI ये शो कर रहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट तो गिर रही है, मार्केट तो गिरी है यहाँ से, ये देखें ना मार्केट तो गिरी है, लेकिन RSI नहीं गिरा, RSI नहीं गिरा। देखें RSI उस तरह नीचे नहीं आया। इससे हमें एक ये इंडिकेशन मिली कि यहाँ पे बन रही है बुलिश डाइवर्जेंस और मार्केट यहाँ पे पंप कर सकती है, मार्केट पंपिंग की तरफ जा सकती है। और बिल्कुल वही हुआ। देखें ये यहाँ पे मार्केट दोबारा नीचे आ गई थी उसी लेवल पे, लेकिन RSI दोबारा उस लेवल पे नहीं आई। ये देखें RSI बुलिश थी ना, ये देखें RSI बुलिश थी। तो हमें इधर से एक चीज़ पता चली कि मार्केट की जो इस लेवल पे स्ट्रेंथ थी ना, जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई तो इसकी स्ट्रेंथ वो वाली नहीं है जो पहले थी, अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, यानी मार्केट अब यहाँ से पंप कर सकती है। और बिल्कुल वही चीज़ हुई, यहाँ पे इसको डाइवर्जेंस मिली, यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ मिली और मार्केट पंप कर गई। ये होती है एक बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक हो गया, बुलिश डाइवर्जेंस की समझ आ गई। और अब सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस क्या होती है? बेरिश डाइवर्जेंस इसके ऑपोजिट होती है कि मार्केट पंप कर रही होगी, लेकिन इसकी RSI डाउन जा रही होगी। वो कैसे? आप कि अब जो बुलिश डाइवर्जेंस में ये था कि मार्केट डाउन आ रही थी लेकिन RSI ऊपर थी, RSI स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे उसने डाइवर्जेंस बनी और मार्केट पंप कर गई। अब ये इसके ऑपोजिट होता है बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस कैसे बनती है? मार्केट पंप कर रही होगी लेकिन जो RSI है वो पंप नहीं कर रही होगी। वो मतलब
उसमें जो स्ट्रेंथ थी ना वो ड्रॉप होने लग जाएगी। अब जहाँ तक इसने पंप किया है ना वहीं पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिल जाएगी नीचे की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश डाइवर्जेंस अब किधर है, ये देखें। अच्छा, मार्केट अब यहाँ पे आई, पंप करते 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 यहाँ पे आई, इसने ये एक हाई बनाया, ठीक हो गया। यहाँ पे RSI में भी एक हाई बना, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, फिर और ऊपर गई, मार्केट और ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक करके और ऊपर गई, लेकिन RSI तो नीचे आ गया। ये देखें, इससे हमें ये इंडिकेशन मिली, ये देखें, इसको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ, ये RSI वाले को फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाई तो इससे ऊपर है, लेकिन RSI का हाई इससे ऊपर क्यों नहीं है? इससे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंडिकेशन मिल रही है कि जो मार्केट की स्ट्रेंथ है ना वो ड्रॉप होने शुरू हो गई है, वो ड्रॉप हो चुकी है। हमने बेरिश डाइवर्जेंस हम देखते कैसे हैं, मार्केट पंप हो रही होगी, ये देखें ऐसे मार्केट पंप हो रही होगी, लेकिन जो इसकी RSI है ना वो पंप नहीं हो रही होगी, वो ऐसे होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें, मार्केट ऐसे जा रही है लेकिन इसकी RSI ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखें, इसकी RSI नीचे है, नीचे की तरफ है, लेकिन जो इसकी, ये देखें, जो मार्केट है वो तो ऊपर की तरफ है। समझ आई ना? मार्केट इस तरह है, मार्केट इस तरह है खुद, लेकिन इसकी RSI इस तरह है, नीचे की तरफ है, और मार्केट खुद इस तरह है। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट बेरिश डाइवर्जेंस बना रही है, और मार्केट में अब उस तरह स्ट्रेंथ नहीं बची, मार्केट की स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है वो तो, और मार्केट यहाँ से कभी भी किसी भी टाइम यहाँ से गिर सकती है। अब RSI, यहाँ पे हमने बेरिश डाइवर्जेंस भी देख ली कि मार्केट पंप कर रही थी, यहाँ पे मार्केट पंप कर रही थी, लेकिन इसकी RSI नीचे आई थी, ये RSI नीचे आ चुकी थी, यहाँ पे हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस मिल गई, और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन मिल गई कि बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, और मार्केट अब यहाँ से ऊपर नीचे आ सकती है, और मार्केट वही बात हुई, यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गई, ठीक हो गया। ये अब बुलिश डाइवर्जेंस भी समझ आ गई, बुलिश डाइवर्जेंस भी समझ आ गई। अब इसको हमने MACD एक इंडिकेटर है उसके साथ कैसे देखना है, और वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ कैसे देखना है, वो आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में समझ आ जाएगी। अच्छा, तो RSI तो आपने समझ लिया, तो हम यहीं से, मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ कि RSI के साथ हम, RSI तो आपने समझ लिया, अब MACD का क्या काम होता है, अब यहीं से समझ लेते हैं। आपने आना है इधर, आपने लिखना है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब MACD क्या चीज़ होती है? MACD से भी हमें ये एक चीज़ समझ आती है कि मार्केट में क्या मतलब, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, हमें MACD से भी हमें समझ आती है। MACD से हमें कैसे समझ आती है? ये तो हो गई मूविंग एवरेजेस, सही हो गया। सबसे पहले हम आते हैं, ये जो चार्ट है ना, इसकी तरफ हमें ये क्या बताता है, ये जो ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन है ना लाइंस, ये जो ग्रीन कॉलम्स हैं, ये जब डार्क होंगे ना, ये जैसे अभी यहाँ पे ये डार्क से हैं, मतलब फिल हुए हुए हैं, ग्रीन कॉलम फिल हुए हुए हैं, हमें इससे ये समझ आती है कि मार्केट में अभी मोमेंटम है। मार्केट जहाँ से ये ग्रीन होना शुरू होते हैं ना, हमें यहाँ से समझ आती है कि मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, यानी मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। और जहाँ से ये फेड होना शुरू हो जाता है ना, यानी हम ये कहते हैं भाई मार्केट का मोमेंटम फेड हो रहा है, सही हो गया। या फिर जहाँ पे ये कम होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कम होना शुरू हो रहा है। लेकिन हम इसको जब तक हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक हम इस पे एज सच मतलब रिलाई नहीं कर सकते। इसको भी हमने इसको RSI को और वॉल्यूम को साथ देखना है, ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको, चले, ये तो अब ये हो गई ना, यहाँ से तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ग्रीन जो ब्लॉक हैं, ये अगर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम है, अभी मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। यहाँ से ये फेड होना शुरू हो जाएंगे, इससे हमें एक ये इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट का मोमेंटम अब फेड हो रहा है, और मार्केट जिस तरफ अभी है उसके ऑपोजिट साइड मूव कर सकती है, ठीक हो गया। जैसे ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है, मार्केट में मोमेंटम आ रहा था, जहाँ जैसे फेड होना शुरू हुआ तो मार्केट फेड होना, जब मोमेंटम शुरू हुआ, ये ब्लॉक फेड होना शुरू हुआ तो मार्केट नीचे आ गई,
ठीक हो गया, मार्केट नीचे रही, इधर चॉप करती रही, फिर यहाँ से दोबारा मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ और यहाँ से जब ये फेड हुआ तो मार्केट दोबारा नीचे आ गई। और सेम ये नीचे, ये जो नीचे वाले हैं ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत वीक हो चुका है और यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेड रेड बन रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और इधर से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पे ये देखना है कि हमें ये जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये फेड होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये फेड हुआ, हालांकि मार्केट में ऐसा सच कोई वो मोमेंटम नहीं था कि यहाँ पे हमें इस जगह पे हमें नहीं पता नहीं चल रहा था कि मोमेंटम ये फेड हो रहा है, सेलिंग प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हो रहा था। लेकिन आगे जाके जब ये इधर, ये भी आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर फेड अवे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस में ऐसा सच कोई समझ नहीं आ रही। तो इधर से भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे शायद मार्केट और नीचे की तरफ चली जाए, क्योंकि मोमेंटम फेड हो रहा है लेकिन प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं आ रही। देखें, सेलिंग प्रेशर फेड हो रहा है लेकिन मार्केट में तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आ रही, तो हमें ऐसे भी पता चल जाता है। ये तो हो गए इसके ब्लॉक। अब मैकडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो हैं ये दो लाइंस। ये जो आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं ना, मूविंग एवरेजेस आप कह लें, ये दो चीज़ें मैकडी की सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली हैं। वो क्या है? मैकडी की जो ये दो लाइंस है ना, अगर ये ऊपर आ जाए, ये यहाँ पे ये समझें, या पीछे से समझते हैं, अभी तो इधर सच कोई डेटा नहीं है। अच्छा, एक ये ब्लू वाली लाइन है और एक ये ऑरेंज सी लाइन है। अब इसको आपने कैसे समझना है कि अगर इसका सिर्फ एक प्रैक्टिकलिटी है, सिर्फ एक, कि अगर ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाली लाइन ये नीचे से क्रॉस कर जाए ऑरेंज वाली लाइन को, जैसे यहाँ पे हुआ है, ये देखें, ये ब्लू वाली लाइन नीचे से क्रॉस कर रही है ऑरेंज वाली लाइन को इस पॉइंट पे। ठीक हो गया? ये ब्लू वाली लाइन है, इसको क्रॉस किया नीचे से जब क्रॉस करेगी ना, तो हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे हुआ भी, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्रॉस हुआ, ये इस लेवल पे क्रॉस हुआ, ये देखें, हमें यहाँ से भी पता चल गया कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। जब ये क्रॉस होता है ना, ये जब ब्लू लाइन ऑरेंज वाली लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, तो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया? और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे हुआ था और मार्केट यहाँ से ऊपर गई भी। ठीक हो गया? जब फिर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा था लेकिन वो क्रॉस हुआ नहीं। ठीक हो गया? फिर यहाँ से ये देखें, अब जब ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस करेगी ना नीचे की तरफ, जब ऊपर से क्रॉस करेगी, ये जैसे यहाँ पे किया हुआ है, हल्का सा यहाँ क्रॉस हुआ है, जब ऊपर से इसने नीचे क्रॉस किया ना, इसका ये मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है? लेकिन ये क्रॉस प्रॉपर हुआ ही नहीं। ये देखें, ये क्रॉस किया और अगले ही टाइम पे मार्केट ने नीचे से ब्लू लाइन ने दोबारा उसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। इससे हमें क्या देखने को मिला कि ब्लू लाइन ने ऊपर से क्रॉस किया तो, लेकिन बहुत माइनर, बहुत कम से, ये जैसे ही ये क्रॉस हुआ, मार्केट के नीचे आने से पहले ब्लू लाइन ने दोबारा इसको ऊपर क्रॉस कर दिया। ये देखें, यहाँ पे जो क्रॉस हुआ है, देखें यहाँ पे ये क्रॉस हुआ अगेन, और मार्केट यहाँ पे जब ये ब्लू लाइन ने नीचे से दोबारा क्रॉस किया ना, तो हमें एक और इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट यहाँ से दोबारा पंप कर जाएगी और इसके जो अफेक्ट है ना, उसको फेड अवे कर जाएगी। यहाँ से ये क्रॉस हुआ दोबारा मार्केट में, देखें यहाँ पे मोमेंटम भी आया और मार्केट इस लेवल से, ये जहाँ पे कहीं पे क्रॉस हुआ था, इस लेवल से मार्केट पंप कर गई। ये देखें, मार्केट यहाँ पे पंप कर गई। अब जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ इसको क्रॉस करती है ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ इसको, ये ब्लू लाइन से जब ब्लू लाइन से जब ऊपर से जब ब्लू लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करती है ना, तो हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि अब मार्केट नीचे आ सकती है। अब मार्केट नीचे आ सकती है और यहाँ पे क्रॉस हुआ और मार्केट नीचे आई। ठीक हो गया? लेकिन ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये भी इतना क्रॉस स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ एक्सपेंड नहीं हुई, और यहीं से इसने ब्लू लाइन ने दोबारा इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। ये देखें, ये ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इस लेवल से क्रॉस हुआ, ये बिल्कुल इस कैंडल से क्रॉस हुआ, हमें इंडिकेशन मिली कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक हो गया?
और अगले जब ये मार्केट अपने टॉप पे थी ना, तो मार्केट को ये देखें, अब ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस किया। ऊपर से क्रॉस करने का क्या मतलब है, मार्केट अब नीचे आ सकती है। देखें, एक सेकेंड, ये ऊपर से क्रॉस हुआ इसका, ये क्रॉस हुआ है इस लेवल से। अब देखें, ये देखें, ये देखें, इधर क्रॉस हुआ ना ये इस पॉइंट पे, और मार्केट यहाँ से नीचे ही आई। ये मार्केट आई यहाँ से नीचे, ठीक हो गया। ये देखें, ये एक्सपेंड हुआ ना इधर, ये जब लाइन एक्सपेंड हुई तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अब नीचे आएगी, और मार्केट यहाँ पे नीचे आई भी, यहाँ तक नीचे आई। और फिर ब्लू लाइन ने इसको हल्का सा ऊपर क्रॉस किया, बिल्कुल हल्का सा क्रॉस किया इस लेवल पे, बिल्कुल हल्का सा क्रॉस किया, और मार्केट बिल्कुल हल्की सी पंप हुई। लेकिन अगले ही बाद में दोबारा ब्लू लाइन ने दोबारा इसको नीचे क्रॉस कर दिया, और मार्केट यहाँ से भी डंप कर गई, यहाँ से भी नीचे आ गई, ठीक हो गया। अब दोबारा ये रीसेंट डेटा है, ठीक है। अब दोबारा ये ब्लू लाइन ने इसको, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को दोबारा यहाँ से नीचे से क्रॉस किया, तो मार्केट ये देखें दोबारा हल्की सी पंप हुई है अभी क्योंकि ये लाइनें अभी करीब करीब हैं। जब ये एक्सपेंड होंगी तो फिर हम ये कह सकते हैं, अगर ये दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस ना हुआ और ये लाइनें हल्की एक्सपेंड कर गई, और ये देखिए यहाँ पे मोमेंटम भी बन रहा है मार्केट में, ये मार्केट में मोमेंटम आ रहा है हल्का हल्का सा। अगर ये एक्सपेंड कर गई तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से भी हल्की फुल्की पंप कर सकती है। तो ये मैकडी की होती है, ये भी होती है, ये डाइवर्जेंसी हम इसे कहते हैं। ये भी आपको, अब मैं उम्मीद करता हूँ ये भी अब आपको समझ आ गई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि बोलिंजर बैंड क्या होता है, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, और हम इसे किस वे में यूज़ करते हैं। बोलिंजर बैंड, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो एक ऐसा टूल है जो कि हमें मार्केट की ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रेंज के बारे में बताता है। हमें ये बताता है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ से रिलीफ आ सकती है, यहाँ से पंप आ सकता है, या ओवरबॉट हो चुकी है और यहाँ से डंप आ सकता है। ये बताता है हमें बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के 3 बैंड होते हैं, एक होता है अपर बैंड, एक होता है मिडिल बैंड, और एक होता है लोअर बैंड। ये रेड वाला अपर, ब्लू वाला मिडिल और ग्रीन वाला लोअर बैंड। अच्छा, अब हम इन बैंड्स को देखते हुए कैसे अपनी ट्रेड प्लान्स बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट किस तरफ है, मतलब किस बैंड की तरफ है। अगर तो ये मार्केट बिल्कुल जो लोअर बैंड है ना, बिल्कुल उसके साथ चिपक रही है, मतलब बार बार, मतलब ना उससे ऊपर नहीं जा पा रही। अब यहाँ पे देखें, अगर जो मार्केट है ना, वो जो लोअर बैंड है ना उसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई है। अब यहाँ पे जैसे ये देखें, ये यहाँ पे चिपकी हुई है, बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही। हल्का सा पंप आया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नीचे आ गई। जब ये बार बार मार्केट इस लोअर बैंड के साथ चिपकती है ना, मतलब बार बार इसकी तरफ आ रही होती है, इससे ऊपर जा नहीं पा रही होती, तो हम ये एक रिजल्ट ड्राइव करते हैं कि 3-4 कैंडल्स के बाद मार्केट अगर इधर ही रह जाए तो मार्केट डंप की तरफ और डंप कर जाती है। ये मतलब ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अब ये यहाँ पे हुआ हुआ है, जैसे ये यहाँ पे हुआ है, ये और केस है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या केस है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट बार बार, ये देखें, 1 कैंडल 2 कैंडल, ये बार बार लोअर बैंड पे ही रह रही थी, तो मार्केट डंप की तरफ आ गई और डंप कर गई, ठीक हो गया। अब इसी तरह मार्केट अगर अपर बैंड की तरफ बार बार चली जाए ना, ये देखें, अपर बैंड हल्का सा नीचे आया, ये MA को टेस्ट किया इसने, फिर अपर बैंड, तो ये एक ऐसी इंडिकेशन होती है जो हमें बताती है कि मार्केट बार बार अपर बैंड पे जा रही है, मार्केट में मोमेंटम हाई है, मार्केट ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट कर सकती है। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, अपर बैंड हल्का सा साइडवे आया, फिर अपर बैंड, ये देखें फिर मार्केट किस तरह ऊपर गई, ठीक है। ये चीज़ है कि अगर मार्केट लोअर बैंड पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, यानी 3-4 कैंडल 4 और कैंडल्स लोअर बैंड पे अपनी बना चुकी है, तो मार्केट के ये चांस होता है कि मार्केट और नीचे की तरफ आएगी। और अगर मार्केट बार बार ऊपर की तरफ, मतलब अपर बैंड की तरफ कैंडल्स बना रही है, बार बार अपर बैंड पे कैंडल्स बना रही है, तो ये हम इससे ये रिजल्ट ड्राइव करते हैं कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकती है। सही हो गया। अच्छा, ये हो गया अपर और लोअर बैंड। अब एक और चीज़ होती है, ये तो चलो हमें ये पता चल गया कि मार्केट अपर और लोअर कैसे। अब एक सबसे जो मेन चीज़ है ना, इसकी सबसे मेन चीज़
वो इसका है अपर और लोअर बैंड के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज होना। ये हमें क्या बताता है, ये देखें। अगर तो अपर बैंड, ये देखें अब मार्केट पंप कर गई थी ना, मैसिवली पंप कर गई। अगर ये जो अपर बैंड है ना, ये रेड वाला अपर बैंड, इसको हम अपर बैंड कहते हैं ना, अगर इस अपर बैंड के ऊपर आउटसाइड, इसके बाहर की तरफ, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका अंदर वाला हिस्सा, ये है इसका बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, बैंड का। अगर एक कैंडल बाहर की तरफ क्लोज हो जाए, एक या दो कैंडल्स, ये देखें अब जैसे ये बैंड के बाहर चली गई है मार्केट, बैंड के जब ये बाहर गई है ना और इसने बाहर की तरफ दो कैंडल्स क्लोज की हैं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट अब करेक्शन की तरफ आएगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। बिल्कुल ये क्लियर होता है, क्लियर कट ये साइन होता है। अब इसके साथ हम RSI को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा ये देखें, जैसे आप पहले यहाँ पे देखें, ये बैंड था, बैंड के बाहर कैंडल क्लोज हुई और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। फिर ऊपर गई मार्केट, ये हल्की सी बैंड के ऊपर क्लोज हुई, फिर हल्की नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर गई, एक सेकंड में ये रिमूव कर लूँ, फिर मार्केट ऊपर गई, ये देखें, फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे मार्केट मैसिवली पंप होके ऊपर गई और उसने मैसिवली दो कैंडल्स बनाई, ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, बड़ी कैंडल्स बाहर, बिल्कुल बाहर चली गई हैं अब ये कैंडल्स, तो मार्केट फिर नीचे डंप की तरफ आ गई, ठीक है। फिर मार्केट अब यहाँ से ऊपर गई, ये MSS ने सपोर्ट ली, मार्केट दोबारा ऊपर गई, अब इसने दोबारा दो कैंडल्स बाहर बना दी, ये देखें, एक कैंडल, दो कैंडल, ये भी हल्की बाहर आई है, ये विक लगी हुई है, सिर्फ ये कैंडल बाहर नहीं है, ठीक है। मार्केट अपर बैंड के बाहर कैंडल बनाई और मार्केट नीचे, ये इसकी एक प्रैक्टिकलिटी है जो कि हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अब अपने टॉप पर है, मार्केट अब यहाँ से करेक्शन की तरफ आ सकती है। अब इस इंडिकेटर इस इंडिकेटर के साथ आपने एक इंडिकेटर यूज़ करना है, उसका नाम है RSI, जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। RSI ही अब आपने इसके साथ यूज़ करना है। वो कैसे, RSI और इसका मतलब इन दोनों से हमने रिजल्ट कैसे ड्राइव करना है, अब यहाँ पे देखें। अब ये आप पढ़ चुके हैं कि ओवरसोल्ड 80 से ऊपर, ओवरसोल्ड 30 से नीचे, 80 से ऊपर ओवरबॉट, 80 से ऊपर ओवरबॉट और 30 से नीचे ओवरसोल्ड। अच्छा अभी हम अपर बैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें, आपने RSI में ये देखना है कि मार्केट, आपने बुलिंगर बैंड में पहले ये देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज की ऊपर की तरफ, और आपने RSI में भी जाके देखना है। RSI में आपने देखा है कि इसकी स्ट्रेंथ है ना, जो स्ट्रेंथ वो 80 से ऊपर है, यानी स्ट्रेंथ भी ओवरसोल्ड है, स्ट्रेंथ ओवरबॉट है, स्ट्रेंथ ओवरबॉट है, और जो बुलिंगर बैंड है उसके अपर बैंड पे के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अब मार्केट अब करेक्शन की तरफ आ सकती है। और वही बात हुई, ये देखें यहाँ पे भी इसने ऐसे किया, ओवरबॉट थी मार्केट, यहाँ पे इसने बुलंगर बैंड के बाहर एक कैंडल क्लोज की और मार्केट नीचे आ गई, ठीक हो गया। ये हमें करेक्शन के लेवल्स ये बताता है कि यहाँ से मार्केट एक करेक्शन की तरफ जा सकती है। अब जैसे यहाँ पे हुआ, मार्केट ने कैंडल क्लोज की बाहर की तरफ और इसकी ये देखें स्ट्रेंथ, देखें स्ट्रेंथ ओवरबॉट थी, तो मार्केट करेक्शन की तरफ आ गई, जो कि मार्केट अभी भी करेक्शन फेज में ही है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं ज़रा एक ओवरसोल्ड रेंज की एग्जांपल, ये देखें यहाँ पे देखें। अब जो लोअर बैंड है उसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट ने दो कैंडल्स नीचे क्लोज कर दी, ठीक है। जैसे ही दो कैंडल्स नीचे क्लोज हुई तो हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट अब अपनी ओवरसोल्ड रेंज में है, यहाँ से ये रिलीफ या पंप की तरफ जा सकती है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे यही हुआ, मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज की और मार्केट अप चली गई, ठीक हो गया। ये समझ आ गई कि यहाँ पे इसने लोअर बैंड के नीचे कैंडल्स क्लोज की, दो कैंडल क्लोज की, और मार्केट फिर यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिली कि अब यहाँ से पंप या रिलीफ आ सकता है। जैसी कैंडल क्लोज हुई मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब हमने इसे RSI के साथ कैसे यूज़ करना है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस लेवल पे कैंडल्स क्लोज हो रही हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ देखें आप, स्ट्रेंथ इसकी है तकरीबन 41, ठीक हो गया। 41 का ये मतलब है कि ये 30 के करीब है ना, ओवरसोल्ड रेंज के करीब है,
ओवरसोल्ड रेंज में है नहीं लेकिन उसके करीब है। इसका ये मतलब है कि ऊपर की तरफ जाने के इसमें स्ट्रेंथ है, यानी ऊपर अपर साइड पे इसके पास जगह है, ये जा सकती है। तो मार्केट ने वही किया, मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई हुई है। मार्केट ने यहाँ पे कैंडल्स क्लोज की, हमें एक इंडिकेशन मिली कि मार्केट अब यहाँ से पंप की तरफ जा सकती है। आपने आके RSI को देखा, RSI भी 30 पे थी। इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड रेंज में बिल्कुल एंटर होने वाली थी। अब बिल्कुल ओवरसोल्ड रेंज के वर्ज पे थी ये। तो हमें दो इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है। तो ये देखिए, मार्केट यहाँ से पंप कर गई। ये इसकी प्रैक्टिकलिटी है जिसको आपने चार्ट्स पे खुद देखना है और इसको एनालाइज करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि साइफर पैटर्न क्या होता है। अच्छा, साइफर पैटर्न एक इस टाइप का पैटर्न होता है जिसकी वैल्यूज़ के हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक पंप हुई है। अब पॉइंट B से पॉइंट C तक की करेक्शन कितनी आएगी, और पॉइंट्स B से C तक की करेक्शन आ गई। अब अगेन जब मार्केट पंप होगी तो वो किस लेवल तक जाएगी, और जब वहाँ से पंप के बाद वो डंप होगी तो वो किस लेवल तक आ सकती है। ठीक हो गया। हम ये साइफर पैटर्न से एक गैस लगाते हैं। अच्छा, साइफर पैटर्न को हम यूज़ कैसे करते हैं, ये हम आए पैटर्न्स में और ये आ गया हमारा साइफर पैटर्न। मार्केट X लेवल से लेके A लेवल तक पंप हुई। ठीक हो गया, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पंप हुई। अब इस पंप होने के बाद मार्केट नीचे आने लगी। ठीक है, यहाँ से अब नीचे आने लगी। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइफर का ये लगाया, हमने X से लेके A तक साइफर को लगाया। अब हमने A से B तक जब इसे एक्सटेंड करना है ना, जब हम A से B तक इसे एक्सटेंड करेंगे तो हमने ये देखना है कि जो इसकी A से B तक की वैल्यू आ रही है ना, वो ये जो नीचे वैल्यू आ रही है 0.345, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये A से B तक की जो वैल्यू है ना, ये हमारी आनी चाहिए 0.3 से 0.4 के दरमियान में, या 0.3 होनी चाहिए या 0.4 होनी चाहिए या इसके दरमियान में होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर 0.3 से हल्की नीचे हो ना, 0.295 या ऐसे कुछ, या 0.415 या ऐसे कुछ, हल्की फुल्की अगर ऊपर नीचे हो जाए ना, फिर उससे इशू नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल वो 0/0 तो लेवल अपनी हिट होते हैं ना, कभी कभी मार्केट ऊपर या नीचे निकल जाती होती है। अच्छा, अब जो हमारा A से B तक हमने इसे जो एक्सटेंड किया ना, वो हमारी वैल्यू होनी चाहिए 0.3 से 0.4 के दरमियान। ठीक हो गया, ये जो वैल्यू है, अभी मैं इसे लगा देता हूँ 0.393 मैंने लगा दी। 0.3 और 0.4 के बीच में है ना, 0.393 वैल्यू लग गई। अब अगली एक्सटेंशन, ये जो अगली एक्सटेंशन होती है ना, पॉइंट A से लेके पॉइंट C तक जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, वो उसकी एक्सटेंशन की वैल्यू होती है 1.2 से लेके 1.4 तक। ठीक हो गया, ये जो 1.214 आ रहा है ना, इसको हमने रखना है 1.2 से लेके 1.4 तक। ठीक हो गया, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब जो आखिरी एक्सटेंशन होती है ना, वो नीचे की तरफ होती है कि मार्केट और कितना नीचे आएगी। अब वहाँ वो लेवल हिट करके मार्केट कितना नीचे आ सकती है, वो हमारा लेवल होता है 0.707 से लेके 0.8 तक का लेवल। ठीक है, हमने 0.7 से 0.8 पॉइंट तक हमने इसको नीचे लेके आना है कि मार्केट यहाँ तक अब और डंप कर सकती है। मतलब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके जब बेरिश मार्केट आएगी यहाँ पे पहुँच के, तो मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक डंप कर सकती है। अच्छा, हमने अब इसको कैसे लगाया दोबारा समझें। मार्केट यहाँ से पंप होना शुरू हुई, एक सेकंड मैं साथ चार्ट पे बना लेता हूँ ये। ठीक है, मार्केट यहाँ से पंप होना शुरू हुई, हमने यहाँ से ये साइफर पैटर्न लगाया, यहाँ तक पंप हुई, यहाँ तक हमने इधर तक A को लगाया। ठीक हो गया, अब हमने इसको एक्सटेंड करना है नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाली जो करेक्शन है, ये चीज़, ये वाली चीज़ है, हमने इसको A को इधर तक एक्सटेंड करना है कि इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये 0.3 आए या 0.4 आए। हम वैसे 0.3 रखते हैं, लेकिन 0.4 इसलिए कि मार्केट 0.3 पे आए तो वो 0.4 तक भी जा सकती है, तो वो साइफर पैटर्न वैलिड ही होगा। ठीक हो गया, हमने इसको रखा 0.3 रखा या 0.4 रखा। अब हमने इसको यहाँ से इसको दोबारा एक्सटेंड किया यहाँ तक। ठीक है, हमने इसको दोबारा एक्सटेंड किया यहाँ तक। ठीक हो गया, और इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये आनी चाहिए 1.2 या 1.4 या इन दोनों के दरमियान में।
जैसे अब मेरी आ रही है 1.214, हमने ये ऐसी वैल्यू रखनी है 1.2 या 1.4 या इन दोनों के दरमियान में 1.2 रख लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, अगर मार्केट उससे ऊपर भी निकल गई तो इशू नहीं है, वो 1.4 का लेवल भी है फिर। अच्छा, फिर हमने यहाँ से इसको दोबारा नीचे एक्सटेंड किया। नीचे जब हमने इसको एक्सटेंड किया ना, तो इसकी जो हमने वैल्यू रखनी है वो रखनी है हमने 0.7 से लेके 0.8 तक। ठीक हो गया, यानी 0 पॉइंट हमने या 7 रखनी है या 8 रखनी है। 0.7 रख लें, 0.8 तक भी आ गई तो वो साइफर पैटर्न वैलिड होगा। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो ये वैल्यूज़ है ना, ये हल्की फुल्की नीचे हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे ना हो जाएं, या बहुत ज़्यादा ऊपर ना चली जाएं, या बहुत ज़्यादा नीचे ना चली जाएं। ठीक हो गया, हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट 0/0 तो अब टारगेट हिट करती नहीं है। अच्छा, अब चार्ट में ज़रा देखते हैं कि हम साइफर को कैसे लगाते हैं। ठीक है, हमने साइफर लिया, मार्केट यहाँ से पंप होना शुरू हुई थी ना, यहाँ से मार्केट पंप होना शुरू हुई, हमने इधर से इसको मार किया और मार्केट यहाँ तक पंप हुई। ठीक है, मैं वेक्स नहीं गिनता। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको लगाया, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पंप हुई। अब जो हमने इसको एक्सटेंड करना है ना ए से बी तक, उसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0.3 से लेके 0.4 तक। ठीक है, मार्केट हम यहाँ पे हमने लगाया, हम अभी मार्केट गिर ही रही थी, मार्केट इस लेवल तक पहुंची नहीं, मार्केट गिर रही थी, हमें पता चला मार्केट नीचे आएगी, हमने साइफर पैटर्न उठाया, हमने लेवल्स लगाना शुरू किए, हमने लगाए कि 0.3 कहाँ पे आएगा। ठीक है, 0.3 कहाँ पे आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे लगाएं, यहाँ तक का डंप आया था ना, तो लेवल चेक करें ज़रा, क्या निकल के आया 0.367। 0.3 और 0.4 के दरमियान में है ना, यानी ये वैलिड है, लेवल वैलिड है। 0.3 और 0.4 के दरमियान है ना, 0.367, 0.3 और 0.4 के दरमियान है, यानी कि ये लेवल वैलिड है, हम अगली एक्सटेंशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे पंप होना शुरू हुई, बिलफर्ज इस लेवल तक आई। ठीक है, इस लेवल तक आई, हमने जब ये साइफर को दोबारा एक्सटेंड किया, इसकी वैल्यू अगली क्या आनी चाहिए थी, 1.2 से लेके 1.4 तक, हमने इसको एक्सटेंड किया, हमने 1.2 तक की वैल्यू लगाई। ठीक है, अब देखें मार्केट कहाँ तक, अब जो हमने ये एक्सटेंड किया है दोबारा, तो उसकी क्या वैल्यू आ रही है 1.193, यानी ये 1.2 के बहुत ज़्यादा करीब है, यानी ये लेवल भी इसका वैलिड हो गया। ठीक है, मैंने कहा था ना कि मार्केट बिल्कुल 0 लेवल नहीं हिट करती, अगर ऊपर नीचे भी हल्का फुल्का हो जाए तो इशू नहीं है। ठीक है, वो देखिए अब मार्केट अब क्या हुआ, 1.193 का लेवल तक गई मार्केट और वहाँ से दोबारा नीचे गिरने लगी। ठीक है, अब यहाँ से गिरने लगी तो हमने कहा ठीक है, हमारा जो हमने सेकंड एक्सटेंशन थी वो भी हमारी प्ले आउट हो गई, वो भी हमारी। ठीक है, तो हम अब इसको अगली एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएंगे, जिसकी एक्सटेंशन की वैल्यू होनी चाहिए 0.7 से लेके 0.8 तक। ठीक है, अब मार्केट यहाँ तक गिरी, लेवल देखें क्या आ रहा है 0.8। ये पैटर्न अब बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ये पैटर्न जो है ना, ये बिल्कुल फाइन प्ले आउट हुआ है। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ किया, हमने जब इसको एक्सटेंड किया ना, इस लेवल से लेके इस लेवल तक, अभी मार्केट इस लेवल तक पहुंची ही नहीं थी, हमने एक वैल्यू लगाई। ठीक है, हमने वैल्यू के हिसाब से इसे एक्सटेंड किया, मार्केट अभी यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, यहाँ पे पहुंची होगी कि हमने इसको उठाया, साइफर पैटर्न को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3 की इसकी वैल्यू रखी और हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। मार्केट 0.3 के लेवल तक आई और मार्केट यहाँ से जब पंप दोबारा यहाँ से ही पंप हुई, यानी हमारा पहला लेवल प्ले आउट हो चुका है, मार्केट पहले लेवल तक हमारे पे आ चुकी है। और अब मार्केट अब यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, वही बात हुई, मार्केट ऊपर गई, हमारा दूसरा इसने 1.2 वाला लेवल टैप किया और यहाँ से 1.2 वाला लेवल टैप करने के बाद जब ये नीचे गिरने शुरू हुई तो हमने इसे एक्सटेंड किया इधर तक कि मार्केट अब इधर तक आएगी, और वो बिल्कुल इधर तक ही आई। ये देखें यहाँ तक आके मार्केट पंप हुई है हल्की फुल्की, ये देखें ठीक हो गया। अब ये हमारा साइफर पैटर्न है। अच्छा, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये परफेक्ट साइफर पैटर्न प्ले आउट हो गया ना, अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। ये जो फेज है ना, हमने इसको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, जब हमें ये कंफर्मेशन हो जाए ना कि मार्केट यहाँ से पहला लेवल हमारा हिट हो चुका है, हमारा दूसरा लेवल हिट हो चुका है, परफेक्ट हिट हो चुका है, मार्केट हम नीचे की तरफ आ रही है, तो हम यहाँ पे खोलेंगे शॉर्ट पोजीशन। हमें पता चल गया कि हमारा साइफर पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे हम ये शॉर्ट पोजीशन साइफर पे।
और यहाँ से हम 0.7 के लेवल तक आएंगे। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट है। हम यहाँ तक कर लेते हैं कि अगर ये पैटर्न इनवैलिड हुआ, हम यहाँ पे तक अगर 1.4 से हम 1.5 तक इसे ले जाते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस 1.5 या 1.6 पे जाए और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हमारा कितने पे हो, 0.7 से लेके 0.8 के लेवल तक। हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन खोली और देखें कितनी खूबसूरती से हमारी शॉर्ट पोजीशन एक बनती और हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट लेआउट होती। ठीक हो गया, ये हमारा साइफर पैटर्न होता है और इस हिसाब से हम इसको ट्रेड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि बीटीसी और बीटीसी की डोमिनेंस ये पूरी मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बीटीसी तो मतलब बीटीसी है, अब उसको मैं क्या डिफाइन करूं। जो डिफाइन करने वाली चीज़ है वो है बीटीसी की डोमिनेंस। बीटीसी की डोमिनेंस क्या चीज़ है? बीटीसी की डोमिनेंस ये चीज़ है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। बिलफर्स जो टोटल क्रिप्टो मार्केट में पैसा है ना वो है 100 रुपया। ठीक है, बिलफर्स टोटल क्रिप्टो मार्केट में पैसा है 100 रुपया। अब उस 100 रुपये में से ये देखें, ये इसकी वैल्यू है ना, ये परसेंट में होती है। जो बीटीसी की डोमिनेंस है परसेंटेज में होती है। अच्छा, टोटल मार्केट में कितना पैसा है? 100 रुपये। अब उस 100 रुपये में से सिर्फ 59.44 रुपीज़ वो हैं सिर्फ बीटीसी में। समझ आई? बीटीसी की डोमिनेंस हमें ये डिफाइन करती है कि टोटल जो मार्केट है ना, टोटल मार्केट में जो जितना भी पैसा है ना, जितना भी पैसा, उसमें से कितने परसेंट बीटीसी में है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। एग्जाम्पल ये है कि बिलफर्स हमारी क्रिप्टो मार्केट में है टोटल 100 रुपये। अब उस 100 रुपये में से 59.44, ये इसकी वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू है 59.44, सिर्फ 59.44 रुपीज़ सिर्फ बीटीसी में है। बाकी जो फिर पैसे हैं वो ऑल्ट कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो कुछ फिर यूएसडीटी में पड़े रहते हैं, कुछ यूएसडीसी में पड़े रहते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि बीटीसी में जो टोटल पैसा है, अब जी आपने कैलकुलेट करना है कि टोटल जो है ना, टोटल कितना पैसा है मार्केट में। अब उसमें से कितने 59.43% सिर्फ बिटकॉइन में। वो आपने कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। नहीं, यहाँ पे लिखा टोटल, ये आ गया टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप कितना है? टोटल मार्केट कैप है ना, जो टोटल पैसा है ना मार्केट में वो है 3.81 ट्रिलियन। ठीक हो गया, 3.81 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट में हैं, यानी क्रिप्टो मार्केट में है। अब इनमें से 3.81 ट्रिलियन में से सिर्फ 59.44% सिर्फ बिटकॉइन में है। ठीक हो गया, जो वो वैल्यू थी ना 3.81 ट्रिलियन, उसमें से 59% सिर्फ बिटकॉइन में है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डोमिनेंस का बढ़ना या कम होना है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये मार्केट पे कैसा इफेक्ट डालती है, ये समझते हैं। जो डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस, अब इससे के मतलब इसकी यूज़ इससे ही पता चल जाता है कि इससे क्या होगा। अगर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है ना, ये देखें जैसे बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से ऊपर गई है, इसका मतलब है कि जो ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल के बीटीसी में आ रहे हैं, इसकी वजह से बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है। बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, इसका क्या मतलब है? बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, इसका ये मतलब है कि बीटीसी में से पैसे निकल रहे हैं। ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस जब गिर रही होगी, इसका ये मतलब होगा कि बीटीसी में से पैसे निकल रहे हैं और वो पैसे निकल के या यूएसडीटी में जा रहे हैं या ओल्ट कॉइन में जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये एक दो चीज़ें हैं समझने वाली। अच्छा, अब ये मार्केट पे कैसे इफेक्ट करती हैं? अब अगर बिलफर्स बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है कि ओल्ट कॉइन में से पैसे निकल रहे हैं, यानी ओल्ट कॉइन को सेल किया जा रहा है, ओल्ट कॉइन में से पैसे निकल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? ओल्ट कॉइन में से पैसे निकल के बीटीसी में जा रहे हैं, तो ओल्ट कॉइन की मतलब वैल्यू फिर डाउन हो जाएगी, यानी ओल्ट कॉइन फिर गिरने लग जाएंगे। और
अगर बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, इसका ये मतलब है कि बीटीसी में से पैसे निकल रहे हैं। जब बीटीसी में से पैसे निकलेंगे तो वो जाहिर बात है ऑल्ट कॉइन में जाएंगे। इससे ये हमें पता चलता है कि बीटीसी की डोमिनेंस अब गिर रही है तो पैसे ऑल्ट कॉइन में जा रहे हैं, तो अब ऑल्ट कॉइन की प्राइजेस ऊपर जाएंगी, ऑल्ट कॉइन पंप करेंगे। इसको हम बीटीसी के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? जब बिल फर्ज बीटीसी पंप हो रहा है, ठीक है, बीटीसी पंप हो रहा है और बीटीसी की डोमिनेंस भी पंप हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ऑल्ट कॉइन में से बीटीसी की डोमिनेंस पंप हो रही है ना, ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल के बिटकॉइन में जा रहे हैं और बिटकॉइन पंप हो रहा है। इसी वजह से बिटकॉइन पंप हो रहा है कि ऑल्ट कॉइन में से निकल के पैसे उसमें जा रहे हैं, बीटीसी में जा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि बीटीसी भी पंप करे और बीटीसी की डोमिनेंस भी पंप करे, तो फिर ऑल्ट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। ऑल्ट मतलब गुजारे का पंप ही करते हैं, इतना अच्छा पंप नहीं देते ऑल्ट कॉइन, क्योंकि ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल रहे होते हैं, बीटीसी तो पंप कर रहा होता है। ये अक्सर लोगों का ये सवाल होता है ना कि सर बीटीसी तो पंप कर रहे हैं लेकिन ऑल्ट क्यों नहीं पंप कर रहे हैं? उसकी ये वजह है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि उसकी वजह ये है कि ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल रहे हैं। ये हमें क्या चीज़, ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल रहे हैं, ये हमें कैसे पता चला? हमें बीटीसी की डोमिनेंस बता रही है कि ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल रहे हैं, बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है। इसका ये मतलब है कि बीटीसी में से पैसे निकल रहे हैं, ठीक हो गया। बीटीसी पंप हो रहा है, उन्हीं पैसों की वजह से पंप हो रहा है, उसको मतलब इसी वजह से बीटीसी पंप हो रहा है। फिर ठीक हो गया, ये समझ आ गई। ये बीटीसी पंप हो रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस भी पंप हो रही है। इसका मतलब है कि ऑल्ट में से पैसे निकल के बीटीसी में जा रहे हैं, तो ऑल्ट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर ऑल्ट मतलब इतने अच्छी तरीके से पंप नहीं करते, ठीक हो गया। अब दूसरा ये मतलब दूसरा ये होता है इसका कि बीटीसी पंप कर रहा है और बीटीसी की जो डोमिनेंस है ना वो साइडवेज है, यानी कि ऐसे है, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस है ऐसे, ठीक है, साइडवेज है, ऐसे 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 ऐसे। इसका क्या मतलब है कि बीटीसी तो पंप कर रहा है लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस नहीं पंप कर रही। इसका ये मतलब है कि बीटीसी की डोमिनेंस में से पैसे, मतलब बीटीसी जो ऑल्ट कॉइन है ना उनमें से पैसे इतने निकल नहीं रहे, ठीक है। अब इससे ये होता है कि ऑल्ट जो है ना वो इंटरमीडिएट लेवल तक बीटीसी पंप हो रहा है लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस पंप नहीं हो रही। इससे ये होता है कि ऑल्ट में से पैसे नहीं निकल रहे ना, ऑल्ट में से जब पैसे नहीं निकल रहे तो इसका मतलब है कि ऑल्ट पंप करेंगे, बीटीसी भी पंप करेगा तो ऑल्ट भी पंप करेंगे, ठीक हो गया। ये इसका एक होता है कि ऑल्ट लेकिन फिर इंटरमीडिएट लेवल तक पंप करते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम उलट कर लेते हैं कि बीटीसी साइडवेज है और बीटीसी की जब डोमिनेंस भी साइडवेज हो जाएगी ना, बीटीसी भी साइडवेज है और बीटीसी की डोमिनेंस भी साइडवेज है, तो भी पंप करते हैं ऑल्ट कॉइन लेकिन इंटरमीडिएट लेवल तक, ठीक हो गया। अब जो इसका आखिरी आता है ना कि बीटीसी नहीं, हम उसको पहले इन्वर्स करते हैं कि बीटीसी अब गिर रहा है और बीटीसी की डोमिनेंस पंप कर रही है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बीटीसी की प्राइस तो गिर रही है, ठीक है, बीटीसी की प्राइस गिर रही है लेकिन और ये जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो पंप कर रही है। इससे हमें क्या पता चला? वही पहली वाली बात कि ऑल्ट में से पैसे निकल के बीटीसी में जा रहे हैं। अब ऑल्ट कॉइन की ये मूव होती है कि बीटीसी अगर ऊपर जाता है तो उसके साथ हल्का फुल्का ऊपर भी चले जाते हैं और बीटीसी अगर नीचे आता है तो फिर उसके साथ नीचे भी आते हैं। फिर हम उसके साथ मिलाते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को। अब बीटीसी आ रहा है नीचे, ठीक है, बीटीसी नीचे आ रहा है और यानी इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन भी नीचे आएंगे। जब ऑल्ट कॉइन भी नीचे आएंगे, अब हम इस फैक्टर के साथ मिलाते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को। हमने बीटीसी की डोमिनेंस को कैसे मिलाया? बीटीसी नीचे आ रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस पंप कर रही है, समझे? बीटीसी नीचे आ रहा है लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस पंप कर रही है। इससे हमें ये क्या पता चलता है कि बीटीसी तो नीचे आ रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल के बीटीसी में जा रहे हैं, बीटीसी की बाइंग हो रही है, ऑल्ट कॉइन में से पैसे निकल के बीटीसी में पैसे जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरह गिरते हैं। जहाँ ऑल्ट कॉइन ने 1% गिरना होता है वो फिर 1-2% गिर जाता है। ये एक नुकसान होता है बीटीसी, जब बीटीसी भी गिर रहा होता है और बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है ना। ये देखें, बीटीसी गिर रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है। इससे ये होता है कि जो ऑल्ट कॉइन है ना वो बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको अब जो आखिरी केस आता है ना, अब आखिरी केस ये आता है
कि बीटीसी पंप हो रहा है, बीटीसी भी पंप हो रहा है और जो बीटीसी की डोमिनेंस है ना वो गिर रही है। अब इस चीज़ को हम कहते हैं एक तरह का ओल्ड सीजन या ओल्ड रैली। अब ऐसे ही होता है कि बीटीसी पंप कर रहा है, यानी ओल्ट ने भी बीटीसी के साथ पंप करना है, हल्का फुल्का पंप करना है। अब बीटीसी पंप हो रहा है, अब बीटीसी पंप हो रहा है तो बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है। इसका ये मतलब है कि बीटीसी में से पैसे निकल रहे हैं, बीटीसी में से पैसे निकल रहे हैं, तो बीटीसी में से निकल के कहाँ जा रहे हैं? ओल्ट कॉइन्स में। अब बीटीसी पंप हो रहा है, ओल्ट कॉइन ने भी पंप होना है उसके साथ, हल्का फुल्का तो वो पंप करेंगे, लेकिन जब बीटीसी की डोमिनेंस का फैक्टर हम उसके साथ लगाएंगे ना, कि बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, उसमें ओल्ट्स में पैसे आ रहे हैं, तो ओल्ट बहुत अच्छी तरह पंप होते हैं। ये एक चीज़ होती है कि जहाँ पे वो कहते हैं ना पैराबोलिक्स हो गए हैं, ओल्ट पागल हो गए हैं, बस वो उछलने लग गए हैं, वो ये चीज़ होती है कि बीटीसी भी पंप हो रहा है और जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो गिर रही है। ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंडिकेशन देती है कि अब ओल्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह पंप करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई सारी चीज़ें। अब मैं आपको मोटा मोटा एक और दफ़ा समझा देता हूँ। ठीक है, बीटीसी जो है ना ये आ गया हमारा बीटीसी और ये आ गई बीटीसी की डोमिनेंस। बीटीसी पंप कर रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस भी पंप कर रही है। जो हमारे ओल्ट्स हैं ना वो इतने अच्छे पंप नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट लेवल तक पंप करेंगे, ऐसे बस ऐसे हल्का फुल्के चलते रहेंगे। ठीक है, अब बीटीसी नीचे आ रहा है, लेकिन जो बीटीसी की डोमिनेंस है ना वो भी नीचे आ रही है। इसमें भी ओल्ट्स को इतना अफेक्ट नहीं पड़ता, ओल्ट्स तकरीबन साइडवेज रहते हैं। ठीक है, ओल्ट्स साइडवेज रहते हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा गिरते नहीं हैं कि बीटीसी तो गिर रहा है, लेकिन बीटीसी में से पैसा निकल के ओल्ट्स में जा रहा है, तो बीटीसी गिर रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस भी गिर रही है, तो ओल्ट्स साइडवेज रहते हैं। मतलब ओल्ट इतना अच्छा वो मतलब नहीं करते, मतलब इतने वो गिरते नहीं हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा एक फैक्टर आता है कि बीटीसी साइडवेज है और बीटीसी की जो डोमिनेंस है ना वो गिर रही है, तो इसमें भी मार्केट अच्छी पंप होती है। जो ओल्ट कॉइन है ना वो अच्छे पंप होते हैं। ठीक हो गया, अब एक और चीज़ आती है कि बीटीसी पंप हो रहा है, बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो साइडवेज है, इसमें भी ओल्ट कॉइन अच्छे पंप होते हैं। ठीक हो गया, ये फैक्टर्स आपको समझ आ रहे हैं। अब आखिरी फैक्टर हमारे पास क्या आता है कि बीटीसी पंप हो रहा है और जो बीटीसी की डोमिनेंस है ना वो डंप हो रही है। इसमें ओल्ट्स कॉइन बहुत अच्छे तरीके से पंप होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें ओल्ट्स कॉइन पंप होते हैं। ठीक हो गया, और एक और जो चीज़ थी कि अगर बीटीसी गिर रहा है और बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, ये इन्वर्स। ठीक है, तो इसमें जो ओल्ट कॉइन है बहुत बुरी तरह ब्लीड करते हैं, यानी बहुत बुरी तरह गिरते हैं। ठीक हो गया, ये कुछ समझने वाली चीज़ें थी। अब इसको अपने चार्ट्स में भी खुद देखना है और सब कुछ एनालाइज करना है। सही हो गया।